नमस्कार। मैं हिम्मत सिंह बेसबक के इस 17वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अ, अभी 5 राज्यों के परिणाम आए हैं, चुनाव पर परिणाम। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन तो कुछ हुआ नहीं। ये ज़रूर हुआ कि जो पहले से चला आ रहा था उसको और ज़्यादा मजबूती मिली है। अ, और सबसे ज़्यादा जो उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा बेहतर एक बदलाव और बयार बहेगी, तो हुआ उसका उल्टा। हमारे साथ इसी सब चीज़ों पे चर्चा करना है कि क्या है, मायने क्या है, क्या वाकई सब चंगा है। चंगा है तब तो जो है उसको मान लेना ही वाजिब है। नहीं है तो फिर क्या क्या वजह है जो अ, बदलाव में रोड़ा है। तो सबसे पहले तो मैं परिचय करा दूं, के नियोगी साहब हैं। सामाजिक राजनीतिक चिंतक हैं, बहुजन कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं। दूसरे राजनीतिक सामाजिक चिंतक, एक्टिविस्ट और सबसे एक अलग आवाज रखने वाले एडवोकेट विजेंद्र कसाना जी हमारे साथ हैं। कसाना जी मुस्कुरा रहे हैं और इनसे पहले भी लगातार बातचीत होती रहती है, और जो इन्होंने प्रेडिक्ट किया था लगभग लगभग अ, चुनाव से पहले ही कह दिया था कि सब सेटिंग है। तो अब ये जानना चाह रहे हैं कसाना जी कि क्या आपके वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिस पे आपने एक मोटा मोटी वो बनाई थी, समझ बनाई थी, या ईवीएम के साथ आपकी सेटिंग थी? जी। देखिए साहब, जी। कुछ चीजें इस मुल्क की व्यवस्था में उतनी गहराई तक जी। लोग जा नहीं पा रहे जहां तक जाना चाहिए। जैसे जी। सबसे जी। पहला सवाल शुरू करें, हम्म। राज्य जब बने तो पहला घोटाला तो राज बनने में ही हो गया। यानी ऐसा आप क्यों करेंगे? आप इसलिए करेंगे कुछ कौमों पे आप रूल करना चाहते हैं, एक बात। वहां से निकले तो अब जैसे उसका एक उदाहरण बताते हैं। आप देखिएगा पंजाब जो कुछ पाकिस्तान में चला गया, कुछ हिंदुस्तान में रह गया। जो हिंदुस्तान में भी रह गया उसके भी फिर आपने 3 टुकड़े किए। हिमाचल बनाया, हरियाणा बनाया और फिर पंजाब बनाया। और फिर आपने कहा साहब ये जी। भाषाई जी। आधार हैं, दूसरे आधार हैं। 2 ही आधार पे दुनिया के राज बनते हैं, एक एथनिक आधार पे और एक भाषाई आधार पे और एक धार्मिक आधार पे। 3 ही आधार उसमें होते हैं ज्यादा। लेकिन ज्यादातर जो है एथनिक और लैंग्वेज पे ही आता है। जैसे यूरोपियन कंट्रीज को देखेंगे तो सारे के सारे 45-50 कंट्री जो हैं सारे क्रिश्चियन हैं, फिर भी वो अलग अलग हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम शुरू होती है परिसीमन की, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है, उस पर मैं एक उदाहरण बताता हूं। अभी कुछ टाइम पहले जो बागपत कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी चौधरी साहब की, वो दिल्ली से शुरू होकर हसनापुर तक जी। हुआ जी। करती थी। यानी पूरी अकल इस बात पे लगाते हैं जो यहाँ के सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं कि किसी कौम को कैसे दबाया जाए। अब ये बात वो भूल जाते हैं कि इस मुल्क में चीन के बॉर्डर से लेके कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान तक कौम ही कौम है, उनके इलाके हैं, उनके गांव के गांव हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आज करूं, दिल्ली में आप जी। जी। देखें, दिल्ली के अंदर और दिल्ली अकेले गुजरों के 500 गांव जी। हैं। ऐसी और बिरादरियों के भी हैं, किसी का कम है किसी का ज्यादा है। तो आप उसको नकार नहीं सकते। लेकिन पहला आपने राज बनाने में चालाकी चली, क्योंकि 5 करोड़ की आबादी पे पंजाब को आप 3 टुकड़े में बांट सकते हैं, लेकिन 22 करोड़ के उत्तर प्रदेश को आप हिस्सेदारी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? दो दो एंगल उस पे आते हैं। पश्चिमी यूपी का करें तो जाट आएंगे, गुजर आएंगे और मुसलमान आएंगे, सत्ता इनके हाथ से निकल जाएगी। एनसीआर बड़ा करेंगे तो भी यही होगा। तीसरी चालाकी इसमें चली गई, लोग अभी समझ नहीं रहे, जो डेमोग्राफिक बेड़ा गर्क इस मुल्क में हुआ है उसके परिणाम जी। बहुत घातक होंगे। जो पूरा एनसीआर है उसमें दिल्ली के अंदर अंदर 2 करोड़ लोग हैं। दिल्ली के जी। चारों तरफ जो एनसीआर का हिस्सा है उसमें करीब करीब 5 करोड़ लोग हैं। हो सकता है इससे भी ज्यादा हो।
7 करोड़ लोगों जी। में जो अभी यहाँ का ओरिजिनल जो बासिंदा है वो लगभग 18% रह गया है। मैं जब संविधान फॉर्मेशन के जो दस्तावेज उसमें लगे थे उस जमाने में, एक कागज देख रहा था एक बार, उसमें डॉक्टर अंबेडकर का ये सुझाव आया था कि यदि कोई नागरिक एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माइग्रेशन करे तो उस पर एक पाबंदी हो, पहली स्टेट से वो इजाजत ले और फिर दूसरी स्टेट से इजाजत ले, यानी पहली से सर्टिफिकेट लेके आए कि मैं छोड़ना चाहता हूं और दूसरी स्टेट से उसकी स्वीकारोक्ति भी हो, उसको एक्सेप्टेंस सरकार से मिले। अब ये एक बड़ी अच्छी बात है, मान लिया कोई क्रिमिनल आदमी है, बंगाल में क्राइम करे और वो भाग के दिल्ली में आ जाए, तो ना तो उधर वाला कोई पकड़ पा रहा, ना इधर वाला कोई देख पा रहा। ये मुल्क है या तमाशा है? एक बात। अब उसके आगे चलेंगे तो ये भी एक कमाल हो गया। अगला आता है परिसीमन का, जो विधानसभा और लोकसभा के होते हैं। अब उसमें एक छोटी सी बात रखता हूं मैं। उत्तरांचल में हरिद्वार में करीब 14 विधानसभा हैं, करीब 14, एक मेंबर पार्लियामेंट की सीट के अंदर। ये अपने आप में कमाल है जी। लौनी में आप आएंगे तो 5 लाख पे एक विधानसभा है और हरिद्वार में 10-12 लाख पे 14 विधानसभा है। ये क्या तमाशा है? दिल्ली में एक मेंबर पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत ज्यादा वोट पे है और एक मेंबर पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत कम वोट पे है। पांडिचेरी 37,000 की वोट पे मेंबर पार्लियामेंट बना देती है और गाजियाबाद की 40 लाख पे बनाएगी, 22, 25, 30 लाख पे चली जाएगी। इसके माने ये है कि आप किसी भी तरीके से ना तो राज्य के बंटवारे में हमको सत्ता में हिस्सेदार बनाने को तैयार हैं, ना एमएलए एमपी में बनाने को तैयार हैं। यदि हरिद्वार में 1,70,000 65,000 पे एक मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली का बन सकता है तो लौनी में 5 क्यों नहीं बन सकते 5 लाख पे? यानी हमको आपने सिस्टम से पूरी तरह बाहर कर दिया है और हम ताली बजाने पे लगे हुए हैं सब। अब तीसरी बात पे आ जाए साहब। तीसरा सवाल आता है जो पार्टी में सिंबल मिलता है। सिंबल का दौर कब था? अब हम बहुत आगे निकल चुके हैं टेक्नोलॉजी में और दूसरी चीजों में। सिंबल जब हुआ करता था जब हमारा मुल्क अनपढ़ था। जी, सिंबल जब मिला करता था जब हमारा समाज अनपढ़ था, पूरा देश, शिक्षित लोग बहुत कम थे, तो लोग नाम नहीं पढ़ पाते थे, लैंग्वेज उनको नहीं आती थी, तो उसमें जरूरत था कि आदमी का जो है एक सिंबल उस पर रहे और सिंबल के आधार पे वो देख ले किस पार्टी का आदमी है, उसको वोट दे दिया जाए। एक तो सबसे पहली बात ये निकल के आएगी कि इस देश के संविधान में पार्टी शब्द ही नहीं है, दल शब्द नहीं है। सबसे बड़ा घोटाला पहला तो हो गया राज बनने का, दूसरा हो गया विधानसभा लोकसभा की सीट के परिसीमन का और तीसरा घोटाला होता है सिंबल का। सिंबल को आप ऐसे समझेंगे साहब, अधिसूचना जारी हुई और सिंबल आपको मिले, जिस दिन आपने नॉमिनेशन किया, फाइनल हो गया, नाम वापसी हो गई, तो सिंबल आपके तय हो गए और जिस दिन चुनाव हो गया उस दिन आपका सिंबल वापिस हो गया, यदि आप नेशनल पार्टी या रिकॉग्नाइज पार्टी नहीं है, रीजनल हो, रिकॉग्नाइज हो, नेशनल हो। यदि आप केवल रजिस्टर्ड पार्टी हैं या इंडिपेंडेंट हैं तो आपका सिंबल 14 दिन 15 दिन के बाद आपसे छिन जाएगा। लेकिन कमल का फूल, हाथ का पंजा और दूसरा फला, वो सब उनके रहेंगे। वो अलग बात है कि जैसे मायावती का अभी जो नेशनल लेवल है वो शायद छिन जाए, कल कांग्रेस का छिन जाए, वो अलग बात है, वो परिस्थितियों में से ऐसा हो रहा है। लेकिन आपने कानून में तो व्यवस्था बना रखी है। आप आम आदमी को भी या तो सब पार्टियों को सिंबल अलॉट कर दें परमानेंट, या सबके सिंबल चुनाव के होने के उसी दिन खत्म हो जाएं और सबको सिंबल। हम फिर इसमें एक बात और कहते हैं कि सिंबल ही क्यों मिले साहब? आप आदमी का फोटो लगाइए और नाम लिखिए, कौन नहीं जानता आपने विधानसभा और लोकसभा में आदमी को, सब जानते हैं। ये सिंबल का चैप्टर बंद कर दीजिए, इसको करने को तैयार नहीं है। अब अगला चौथी बात आती है, चुनाव शुरू होते ही पार्टियों का ऐसा माहौल क्रिएट होता है। मैं 2-3 चुनाव से देख रहा हूं, मैंने खुद भी पिछली बार मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, कि लोगों के जनमानस में ये बात बैठा दी जाती है कि इस मुल्क को यदि बचा सकता है तो बीजेपी, कांग्रेस या फला ही बचा सकते हैं, किसी और के बस का नहीं है। आप कितने ही काबिल हो, कितने ही समझदार हो, मुझे कहते कोई गुरेज नहीं है कि जो मेरे साथ कैंडिडेट थे
वो मेरे क्लर्क बनने की हैसियत नहीं रखते सारे के सारे। लेकिन वो जीते भी और हारे भी, और हम लोग इतने, हमें वोट ही नहीं मिला लगभग, ये कह लें हम चौथे पांचवें नंबर पे आए और हजारों में रहे, लाखों में वोट हम लोगों को नहीं मिले। जी जी। उन लोगों का बौद्धिक लेवल, मैं मुझे बुलाया था किसी न्यूज़पेपर में, तो वहां सबके वो ले रहे थे इंटरव्यू, तो उस एडिटर ने मुझे कहा, नवभारत टाइम्स का शायद था, सब सारे लोग आए हैं लेकिन ये सब लोग आपके क्लर्क बनने की हैसियत नहीं रखते। लेकिन हम इस सिस्टम में फंस चुके हैं, हमारा धेला नहीं उठता। पांचवी बात, यदि आप ये कहें कि ये नेता कद्दावर है या बड़ा आदमी है, तो मैं बहुत खुल्लम खुल्ला कहता हूं कि उसके पास हजारों करोड़ होगा तभी वो ताकतवर है, और उसके हारने और जीतने से इस देश में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो यहां मजे ले रहा बहुत बढ़िया से, उसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, उसको एंजॉय है, हार के भी एंजॉय है, जीत के भी एंजॉय है। हारने के बाद भी उसकी पार्टियां 5 स्टार में होंगी, जीतने के बाद भी 5 स्टार में होंगी, और हारने जीतने से बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हार के भी वो हेलीकॉप्टर में घूमेगा और जीत के भी हेलीकॉप्टर में घूमेगा, साधन सुविधाएं विलासिता सब वही रहेंगी, वो सब अपने सिस्टम में फिट है। अब आती है अगला पॉइंट साहब, अगला पॉइंट है जो इस देश के पूंजीवादी व्यवस्था है, यहाँ का जो पूंजीवादी मीडिया है, वो सब उस बची कुची कसर को पूरा कर देगा, वो भी हो गया। अब छठा सातवां नंबर जो लास्ट में बचता है, फिर वो आता है ईवीएम का। दुनिया के सभी अच्छे मुल्कों में करीब करीब ईवीएम कहीं चालू नहीं है। सारे जो विकसित देश हैं सबने बंद कर दिया, इवन अमेरिका में भी बंद है, कनाडा ब्रिटेन सब में बंद है, कोई ईवीएम पे नहीं चलता। लेकिन भारत में, भारत के सभी विकसित नेताओं की इस ईवीएम पे सहमति है, और ये सब इस घोटाले में शामिल हैं सारे के सारे। ये इतना तो कहेंगे कि एक मशीन में गड़बड़ होगी, लेकिन कोई भी नेता, ना जयंत कहेगा, ना अखिलेश कहेगा, ना मायावती कहेगी, ना, देखिए सत्ता पक्ष को तो छोड़ दीजिए, ना राहुल कहेगा, ना प्रियंका कहेगी, ना ममता कहेगी, ना समता कहेगी, ना डमता कहेगी, कोई नहीं कहेगा कि ईवीएम को हटा दीजिए, ईवीएम को बैन होना चाहिए। हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट ने चुनाव से पहले खूब चर्चाएं करी थी, भाई ईवीएम पे बात करें, इससे हम 2 कदम और आगे की बात करते हैं। पॉइंट आता है, मान लिया आप ईवीएम को भी देखें, एक ट्रायल हो सकता था, मैंने इस पे एक बार लिखा भी था किसी उसमें, कि जिस गांव में या किसी बूथ पे, जितने भी बूथ हैं स्टेट में, उन पे चुनाव होते हैं, और सभी बूथ पे सरकार के नॉमिनेटेड एजेंट, सरकार द्वारा पास किए गए फोटो लग के वेरिफिकेशन के बाद एजेंट बनते हैं। जो मशीन वहां रखी है किसी भी बूथ पे 2, 3, 4, 5 मशीन से ज्यादा नहीं होती। उन सारी मशीनों की काउंटिंग चुनाव के बाद उसी वक्त क्यों ना कर दी जाए, और एक स्लिप बना के, अधिकारी भी वहां होते हैं, पीठासीन अधिकारी होगा, दूसरा अधिकारी होगा, बूथ अफसर होगा, सारे सरकार के आदमी, मेरा आदमी तो नहीं है, उसी वक्त सबकी काउंटिंग करके एक स्लिप बना के उस मशीन पे पेस्ट कर दो, जो वहां लोग बैठे एक एक कॉपी उनको दे दो, वो सब शाम को अपने घर ले जाएं, मशीन को सील करो और रख दीजिए, सारे घोटाले बंद हो गए। लेकिन आप मशीन भी चलाएंगे, और मशीन की गिनती, फिर अगला स्टेप इसमें एक और जुड़ता है, पिछले दौर में सारे देश के चुनाव एक ही दिन में होते थे, और मैं जी जी फिर कट गया लग रहा है। एक मिनट, कुछ हो रहा है लग रहा अपने आप ही कट जाओ। जी वो तो उसमें जो काउंटिंग है, काउंटिंग जी, वो कुछ हो गया सिस्टम में लग रहा, अब ये चलने नहीं देंगे मुझे लग रहा। हाँ नहीं चलेंगे। जी जी आप बोलते जाएं। हाँ तो जी, तो अगला पॉइंट आता है कि आप मशीन वहां रखी है, आपका सारा सरकारी अमला जमला वहां है, सारे लोग वहां हैं, उन्हीं के सामने उसकी काउंटिंग कर दीजिए, उसी बूथ पे, उसी टाइम, चुनाव के एकदम बाद 1 घंटे और बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, होने दीजिए काउंटिंग, वहीं से स्लिप लगाइए और उस मशीन को सील करिए, और उसके साथ स्लिप को भी पेस्ट कर दीजिए, एक एक स्लिप गांव वालों को दे दीजिए, सबके साइन करा लीजिए, जो भी लोग बूथ पे, गांव के, शहर के जो भी हैं, आने दीजिए स्लिप। अगला पॉइंट मैंने बताया था 7 चरण में चुनाव होना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुझे इलेक्शन कमिश्नर बना दो, मैं इस देश का चुनाव 1 दिन में ही करा दूंगा, बिल्कुल दावे के साथ बोलता हूं ये बात। कैसे करा देंगे, देखिए, हर इलाके में उसी इलाके के लोग होते हैं, वही अफसर हैं, वही कर्मचारी हैं, वही पुलिस है, वही फौज है, सीधे से गोली मारने का ऑर्डर
जी। बचानी हो सकता है। आप किसी चीज को इतना लंबा खींचते हैं तो आपकी नियत में वही खोट है। अब इतने वही सारे तो। 8-10 पॉइंट पे चलें, अगला पॉइंट फिर आता है कि सभी पार्टियों में लगभग टिकट की बेच खरीद। जी जी। टिकट की बेच खरीद का भी एक कमाल है। हर पार्टी में, सरकार बीजेपी की बनो या किसी और की बनो, रामलाल की सरकार बनो या श्यामलाल की बनो, इससे दिक्कत नहीं। दिक्कत सबसे बड़ी है कि जितने समाज के बीच ताकतवर लोग हैं, टिकट उन्हीं को जाते हैं। इतना फर्क जरूर पड़ता है कि इस बार मायावती के टिकट के रेट कम रहे होंगे चूंकि पूछ कम थी, जी जी। सत्ता पक्ष के बढ़ गए होंगे, लेकिन ज्यादातर टिकट जो हैं ताकतवर लोगों को मिलते हैं। भाजपा में मैं एक चीज जरूर देखता हूं, उनका एंगल कुछ और हो सकता है। या तो किसी कमकल का उनका एंगल ज्यादा होता हो कि सबसे ज्यादा मामूर कौन है उसी को टिकट देना है। तो इस तरह के उनके जी। एमएलए और एमपी के स्टेटमेंट आते हैं तो समाज में लगता है बहुत ही खतरनाक आदमी है। जैसे अभी एक एमएलए जीता है लौनी में, और उसने ये सीधे सीधे कहा कि मीट की जी जी दुकानें जी। बंद होंगी। अब मीट की दुकान संवैधानिक हक है किसी आदमी का, दुकान खोलना, मीट बेचना वो अलग बात है। सरकार के नियम अनुसार आप काम करें। सरकार का टाइम 10 बजे का है, 5 बजे बंद करने का है तो उसके अनुसार चलें। फला दिन दुकान बंद रहेगी उसके अनुसार चलें। दुकान के कुछ उनकी क्वालिटी को मेंटेन करेंगे उसके अनुसार चलें। एक जीता हुआ विधायक यदि ये कहे कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मीट नहीं बिकने दूंगा, तो भाई आपका लोकतंत्र कहां है? आपका लोकतंत्र तो गया। अब अगला सवाल आता है, पूरी दुनिया में कानून हो चाहे कोई व्यवस्थाएं हो, आदमी के विकास के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, उसके आराम के लिए ही बनाई जाती है। हम तो यहां तक कहते हैं कि जो कौम है व्यवस्था में सारी दुनिया में, उनके अनुसार ही कानून बनाए जाते हैं। जैसे मैं किसी एमएलए को सुन रहा था किसी विधानसभा में, कोई आदिवासी भाई था बेचारा, तो वो शराब के ऊपर बोल रहा था कि साहब हमारे इलाके में 1-2 बोतल पुलिस पकड़ती है और उन पे ज्यादा लगा के उनको बंद कर देते हैं। उसने एक बात वहां और भी बोली कि शराब पीना आदिवासी का हक है, आदिवासी शराब पीते हैं। अब इसमें 2 सवाल उठेंगे, आदिवासी को तो आप पीटते हैं शराब पीने पे, 5 स्टार में क्या होता है? 5 स्टार में अभी इस टाइम इत्र छिड़क के शाम की तैयारी चल रही होंगी, अब बेडशीट साफ हो रही होंगी और वहां व्यवस्थाएं बनाई जा रही होंगी, वो किसके लिए है? गरीब आदमी को हक नहीं है? गरीब आदमी को आप 5 स्टार में तो दारू सर्व करेंगे, लाइसेंस देंगे, रईसों की पार्टी में दारू चलेगी, बड़े रईसों के लिए दारू की व्यवस्थाएं रहेंगी, विदेश की दारू भी भारत में बिकेगी, लेकिन आदिवासी गरीब को पीने का हक नहीं। एक कमाल और है, पूरी दुनिया में दारू बनाना कोई गुनाह नहीं है, अकेले भारत में चूंकि यहां दारू का जो खेल है वो रईसों के पास है, इसलिए उनके बिजनेस में कमी ना हो जाए। एकदम 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 सही कह रहे हैं। मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा नियोगी जी, आप जी बिल्कुल। मैं तीन चार सवाल खड़े कर दिए हैं कसाना साहब ने। एक तो जो डेमोग्राफिकल चेंज किया है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब कंस्टिट्यूंसीज का मामला हो या कम्युनिटीज को डिवाइड करने का मसला हो, जिसको कौम शब्द उन्होंने कहा। और तीस की एक तो ये 2 चीजें हो गई। तीसरा जो दूसरे जो सर्कमस्टेंसेज हैं, जो कारण है, वो सब तो है। इस बीच में आम आदमी पार्टी भी चुनाव जीत जाती है बम्पर वोटों से। वो एक फिनोमिना क्या है। और बाकी जो इस सत्ता में या इस व्यवस्था में कहीं भी चुनौती देने वाली ताकतें हैं, उनको उनके लिए हर तरह से रोड़ा अटका दिया गया है। तो ऐसे में क्या आप चुनाव नाव मतलब चाहे वो बैलेट से हो या बुलेट से हो, कहीं संभव लग रहा है कि आप क्योंकि 41% है बीजेपी का और अभी 34% है बीएसपी का, समाजवादी पार्टी का यूपी में। मैं कुछ बातें जो है कसाना साहब के जो पूरा उनके प्रस्तुति हैं उनके साथ कुछ जोड़ते हुए मैं
कुछ बिंदु मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। जी जी जी। पहली बात तो ये है कि ये तो सच है कि एडल्ट फ्रेंचाइज क्या हमारे देश में, हमारे तरह एक्सट्रीमली बैकवर्ड देश में क्या ये फिजिबल है या नहीं है, इस बात को जो है आज फिर से एक बार जो है मतलब इस किस्म के जो है बगैर जो है इसको रेक्टिफाई किए इसको चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए, इस पर जो है फिर से विचार विमर्श करना चाहिए। दरअसल ये जो है ये जो पार्लियामेंट्री एडल्ट फ्रेंचाइज है ये ब्रिटिश के जो है ये चोचले है। हम ये कहना चाहते हैं जैसा प्रसन्न साहब कहना चाह रहे थे कि हमारे देश में दरअसल प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन जो है लाना पड़ेगा। हमारे देश में मान लीजिए, फर्ज कीजिए, एक बात आप देखें कि फर्ज कीजिए कि जो है चाहे असेंबली हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कोई भी हो सकता है कि 2-3 कास्ट के या 2-3 नेशनलिटी के जो है उसका वर्चस्व हो। आप ये सोचेंगे कि मान लीजिए टोटल मान लीजिए जो है 4000 जो है असेंबली और जो है पार्लियामेंट मेंबर्स हो, उनमें से हो सकता है कि मान लीजिए मैंने उसमें 3000 जो है 800 जो है ये 2-3 कास्ट में हो, ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय हो गए, और बाकी के जो है मान लीजिए रेस्ट है, तो क्या कर लेंगे आप? तो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये सिस्टम जो है आज जो है जनता के सामने जो है बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह ये लाए हुए हैं। एक मामला है, मुझे ये जो है कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि दरअसल ये इस चुनाव पद्धति ने दरअसल यहाँ के जो चाहे ट्राइबल्स हो, चाहे गुजर हो, चाहे जाट हो, चाहे जो है शेड्यूल कास्ट हो, या और जो मेहनत कर जनताएं हों या महिलाएं हों, उनको दरअसल बैकफुट में डाल दिया है। और पहले से जो अंग्रेजों के जो एली था, उनके जो सहयोगी था, उनके जो दलाल थे, वो दरअसल पावर ट्रांसफर के जरिए जो है आए और फ्रेंचाइज शुरू कर दिया, और वो फिर से जो है वो सत्ता को दखल कर लिया। अभी मामला ये है कि इस चुनाव में मान लीजिए ये जो है 60-65 साल जो कांग्रेस ये जो है राज किया, उसे की क्या है, मोस्टली जो है ब्राह्मणों का हाथ में सत्ता था। आज जो आया हुआ है वो जो आरएसएस बीजेपी जो है अपर कास्ट के हाथ में जो है पूरे केंद्रीकरण है, और बाकी जो तमाम उनके जो पार्टी है, मैं ये इसमें साथ में जोड़ना चाह रहा हूं, दरअसल ये संविधान भी दरअसल एक जो है ब्राह्मणिकल वर्ल्ड व्यू के आधार पर जो है सभी संविधान है। उसमें जो है रिलीजियन, प्रोमिनेंट रिलीजियन और जो है ब्रिटिश एली, उनके प्रॉपर्टी को सुरक्षित करने के फंडामेंटल राइट्स में ला दिया। तो अब ये जो है इस तरह के चुनाव जो है किस तरह से नटंकी हो गया है, ये जरा सोचना चाहिए। अब ये अब कल तक जो है आजादी, मतलब ये 1947 के बाद कम्युनिस्ट पार्टी कहता था कि जो ये आजादी झूठी है, और ये सत्ता परिवर्तन हुआ है, हस्तांतरण हुआ है। आज वो बाकायदा उसका ढिंडोरा पीटा आजादी भजादी, वो भी उसी में शामिल हो गया है, क्योंकि वो उसी जो है अपर कास्ट जो है सोशल बेस से आया हुआ है। वो इस बात को ये जो है ये कर नहीं रहा है। अब ये देखिए कि टोटल जितना महाराजा है, चाहे सिंधिया हो, चाहे जो है तमाम तरह के सब लोग जो है ये पूरे सेंटर के शासन के या जो है ये गवर्नेंस के मान लीजिए सेंटर में आ गया है। अब जो है आम जनता बाकायदा निहत्था हो चुका है। अब उन्हें चाहिए एक नई विकल्प। अब ये नई विकल्प जो कृष्णा जी जो कह रहे थे, हम ये कह रहे कि केवल जो है नेशनलिटी के सवाल, भाषा के सवाल नहीं, दरअसल फिर से एक जो है फ्रेश जो है चिंतन मनन की जरूरत है कि आप कैसे जो है ये जो है दरअसल आपने गवर्नेंस के लिए आपने वास्तविक सच्चे रिप्रेजेंटेटिव के गवर्नमेंट कैसे आप बनाएं, ये इसके चिंतन मनन के सवाल है। और रही सवाल जो है यूपी और बाकी चुनाव के सवाल है, तो मैं इस बात को कहना ये चाह रहा हूं, दरअसल जो है लोगों ने जो है किसी ने मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी आरएसएस ने
अपर कास्ट को अपने पीछे एकदम सॉलिड जो है वो सोशल बेस में तब्दील कर दिया, दुर्ग में तब्दील कर दिया है। लोग समझ नहीं रहा है, दुर्ग में किले में तब्दील कर दिया है। और बाकी जो ये छोटे मोटे जाति और कौम वगैरह है, उनको जो है उनमें से दालाल कुछ बना करके उनको तोड़ दिया है, उनको उनमें यूनिटी तोड़ दिया है, उनकी यूनिटी को तोड़ दिया है, उनके में दलाल बना करके, एलिट्स बना करके। और ये जो है बाकायदा एक दुर्ग के बतौर जो है खड़ा हो गया है। और ये यही टैक्टिक्स इस्तेमाल करके जो है इंदिरा गांधी भी जो है डंडा हाकी थी, और आज ये लोग यही कर रहे हैं। अब ये मामला ये जो है आपको यही चाहिए, मान फर्ज कीजिए, मैं एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। अखिलेश और जयंत जो सवाल जो है कसाना साहब जो है बहुत पहले से कह रहे हैं, इनके पास क्या स्ट्रेटेजी है? ये खुद भी अपने को हिंदू कहता है, ये खुद भी जो है सोशलिस्ट है। वो सोशलिस्ट दरअसल जो है राम भक्त है, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम को मानता है। तो वो कैसे जो है ये ब्राह्मणिकल फैसिज्म के जो है वो विकल्प के बतौर खड़ा हो सकता है? ये खड़ा होने की संभावना है नहीं। रही वामपंथी पार्टियां, उनके पास एनालिसिस ही नहीं है क्या हो कह रहा है। ब्राह्मणिकल फैसिज्म जो है बाकायदा जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप ले चुका है, उनके ये जो है बाकायदा उनके ये समझ ही नहीं है। अब वो कैसे करेंगे? वो सांप्रदायिकता के जो है वो 30 साल 40 साल पुराना जो है वो जो है पीटा है, जो एब्सोल्यूट स्लोगन पर टिका हुआ है, वो यहाँ पर जो है बाकायदा जो है ये ब्राह्मणिकल फैसिज्म कास्ट के आधार पर और जो है रिलीजियन के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशनल शेप ले चुका है, कल्चरल शेप ले चुका है। और वो अब 370 को हटा दिया है, उसने जो है राम मंदिर बना दिया है, कोई तरह के जो है तमाम का ये कानूनी चेंजेस कर दिया है, पूरे पब्लिक सेक्टर को जो है प्राइवेटाइज कर दिया है, पूरे चुनाव कमीशन कोर्ट फोर्ट तमाम को उनके दरअसल पार्टी ब्रांचेस में तब्दील कर दिया है, पार्टी ब्रांचेस। तो अब ऐसी हालत में आप क्या कर लेंगे? तो ये लेकिन ये इस बात के लिए ये बहुत जो जयंत और जो है अखिलेश को जो वोट मिला है, वो वोट दरअसल मैं आपको कह रहा हूं को अखिलेश और जयंत के चलते नहीं मिला, वो किसान आंदोलन के जो वोट था उतना ही मिला है। ये दोनों ताकत तो निष्क्रिय थे। किसान आंदोलन के समय ना अखिलेश एक शब्द कहा और ना जो है इन लोगों ने कहा। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, आम्बेडकर जी के सिद्धांत लेकर के दलित मुक्ति के सवाल पर जो है फिर से जो है एक गौर करने की सवाल है। उन्होंने दरअसल उनके सिद्धांत के अनुसार जरूर ये है अफर्मेटिव एक्शन जो है रिजर्वेशन वगैरह के ये एक लाभान्वित हुआ है एक सेक्शन के, लेकिन कुल मिलाकर के उनके ये पूरे अप्रोच से वामपंथ विरोधी या साइलेंट जो है बैकवर्ड विरोधी, ओबीसी विरोधी एक जो आउटलुक है, उसके चलते यहाँ जो है दलित आदिवासी और जो है ये ओबीसी के यूनिटी बन नहीं पाया, और इस तरह से दलाल स्टूज ब्राह्मणिकल स्टूज को जन्म दिया, जो आप समझ रहे हैं जिनके नाम लेने की जरूरत नहीं है, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे आठावाले हो और चाहे मायावती हो। तो इस तरह के चीजों में ये एक भी वोट नहीं ले सकता अभी, और ये इल्यूशन पूरे पैदा कर रहा है। ये सब पूरे फैसिज्म ऐसे नहीं आता। अभी कोई भी मैदान में नहीं है, किसी जगह मैदान में नहीं है, ना लेफ्ट ना राइट ना सेकुलर ना सोशलिस्ट ना कोई कुछ नहीं है। सब जो है ये हो गया है, डेमोलिश हो गया है। डेमोलिश इसलिए नहीं हुआ है कि उसके वोट नहीं मिला, डेमोलिश इसलिए नहीं हुआ कि सक्रिय नहीं है, वैचारिक शून्यता है। वो ब्राह्मणिकल सिस्टम को जो है परिभाषित नहीं कर पाता, उनको वैकल्पिक सिद्धांत नहीं है, उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, वो कैसे कर लेंगे? तो ये हार असल में स्ट्रैटेजी के हार है। मैं समझता हूं ये पूरे हार, ये बीजेपी के जीत, उनके ब्राह्मणिकल स्ट्रैटेजी, उनके क्रम मतलब लगातार कंटिन्यूअस उनका परसिस्टेंट ब्राह्मणिकल जो है फैसिज्म के जो बढ़ता हुआ कदम के जो है बाकायदा उनके जो ये है स्ट्रैटेजी है, उसके जीत है उसके। मैं तीसरा सवाल मैं कहना चाहता हूं, जहां तक जो है केजरीवाल के मामला ये है, केजरीवाल खुद ये कहता है वो जो है राम मंदिर बनाया जो है ये मोदी और उनके मित्रों ने और उनके सहयोगी कोर्ट ने, और वो
दिल्ली से जो है पूरे वो राम के दर्शन के लिए ले जा रहा ट्रेन जो है ले जा रहा है केजरीवाल। तो वो आप समझ रहे हैं कि इतना सहयोगी है वो खुद भी कहता है हमारे पूरा परिवार जो है संगी रहा है और हम भी हूं। तो आप ये समझते हैं वो खतरा होता है नहीं, वो एक लॉलीपॉप दे करके थोड़ा बहुत सुधार दे करके जो है वो बड़े सत्ता में बने रहता है, लेकिन जो है अंदर से या तमाम चीजों से वो बाकायदा यही ब्राह्मणिकल फोर्सेस है, वो खास मामला है नहीं। तो मेरे ये कहने चिंता की बात वो ये है कि कसाना साहब जो कह रहे थे कि अभी बाकायदा ये पहले मान लीजिए आप ये जैसे नहीं पंजाब जैसे 3-4 हिस्सों में तोड़ दिया, बंगाल को जो है मान लीजिए आपका जो कोई हिस्सों में तोड़ दिया, जबकि जो है मान लीजिए ब्रिटिश पीरियड में जो स्कीम आया हुआ था कि वो उसके लिए डिफरेंट स्कीम आया हुआ था बांग्ला ये पूरे बंगाल को यूनाइटेड रखने के लिए। तो ये यूनाइटेड बंगाल यूनाइटेड होता, पंजाब यूनाइटेड होता और एक बाकायदा जो हर रिलीजियन हर राष्ट्रीयता के जो है प्रोपोर्शनेट आधार पर पूरे जो है कॉन्टिनेंट में एक सत्ता बनता। तो ये दोनों पार्टीशन भी नहीं होता, और पार्टीशन नहीं होता तो इतना बड़ा सेना भी जरूरत नहीं पड़ता, ना न्यूक्लियर जो है प्लानिंग के लिए पैसा खर्च होता, ना इतना जो है तनाव होता, ना इतना तनाव डेवलपमेंट, तब हमारा देश और कोई होता। तो ये सब लोग चाहते हैं इस तरह से। जी मैं जी एकदम सही कहा आपने। कसाना साहब मतलब यूपी में काबा तो एक था कि बुलडोजर चलाएंगे ऊपर से दिखा रहे थे, ये बुलडोजर जो थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी बची खुची है उसके लिए है या वाकई जो थ्रेट है उनके लिए बीजेपी या उस तरह के ताकतों के लिए? एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल है कि बीजेपी या आरएसएस के पास एक पूरी आइडियोलॉजी है जिसको लेके वो 24/7 काम करते हैं, भले उससे हम डिफर करें उनके तमाम चीजों से, लेकिन वो काम तो करते हैं। अब आप केवल चुनावी मोड में आके सोचते हैं कि हम उनको डिफीट कर देंगे, तो वो तो नतीजा दिखाई दे गया। जिस शून्यता की बात, वैचारिक शून्यता की बात योगी जी उठा रहे थे, वो कहीं जनता के बीच से निकलती हुई नजर आ रही है क्या? आप थोड़ा सा क्योंकि अंत में लड़ेगी तो जनता ही। देखिए, इसमें पहली बात तो जो मैंने 6-7 पॉइंट गिनाए थे वो नियोजी के बाद बिल्कुल ठीक है। एक तो वैचारिक शून्यता आ गई है, और वैचारिक शून्यता ही नहीं आई है, पूरा साहस ही खत्म हो गया इन कौमों का। 3 दिन तक आप हरामखोर मीडिया वालों को बैठा के और एक परसेप्शन डेवलप कर दो, और बाद में 500 वोट पे घुमा फिरा के चुनाव को गड़बड़ कर दो, और फिर ये उनसे ये एडमिट करवा दो हाँ साहब हम हार गए। मैं योगी जी की बात का समर्थन करता हूं, ये चुनाव स्ट्रेटेजिकल हार है, हार नहीं है। जबकि इसमें अखिलेश और जयंत के पास गजब की लीडरशिप नहीं है। मैं उसके कारण बताता हूं। अभी योगी जी ने कहा सारा देश जिनके पास राजनीतिक समझ है वो सब जानते हैं केजरीवाल आरएसएस का पिट्ठू है, सब जानते हैं इस बात को। लेकिन कल अखिलेश बन गया होता तो ये उसको लाइक चीफ मिनिस्टर मिलता। इसके पास कोई समझ नहीं है कि ये केजरीवाल क्या चीज है। वैचारिक शून्यता अखिलेश के पास भी है, वही वैचारिक शून्यता जयंत के पास भी है। ये जनता का विचार था, जनता की जीत थी। यदि हो जाती तो जो कुछ भी हुई है ये नेताओं की नहीं है। मैं एक चीज यहां और कहता हूं, आप लोकतंत्र की बात करते हो, आपको शर्म नहीं आती? पहले आपके पिताजी बनेंगे, फिर आप बनेंगे, फिर आप बनेंगे, फिर आप बनेंगे। भाई ये लोकतंत्र है क्या? सबसे पहले तो ये इलेक्शन कमीशन में ये बदलाव आने चाहिए। ये जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसमें बदलाव आने चाहिए कि एक आदमी एक पार्टी का अध्यक्ष 3 साल का टाइम होता हो जो भी उनका है, वो ज्यादा 2 बार रह पाए अपने जीवन काल में। हम तो यहां तक कहते हैं कि मेंबर पार्लियामेंट और विधानसभा जितने भी हमारे चारों सदन हैं, एक आदमी 2 बार से ज्यादा न रहे। ये बदलाव आने चाहिए। आपकी जो बौद्धिक क्षमता थी आपने दिखा दी 2 बार में, चाहे अपोजिशन में रहें चाहे पक्ष में रहें। लेकिन आपने कोई ठेका ले लिया कि आप जो है 9 बार 10 बार 14 बार 15 बार बनते ही रहेंगे। ऐसे ही जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, पार्टी का अध्यक्ष 1 बार 2 बार के अलावा नहीं बनना चाहिए। और जो आदमी, अब देखिए कमाल आरएसएस की जो आपने की, मैं एक तारीफ करता हूं आरएसएस की, यहाँ पे जो सरकार चलाते हैं वो चुनाव नहीं लड़ते। सारे देश को ये भ्रम होगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी जी मोहरे हैं। प्रधानमंत्री कोई और है पीछे, वो डायरेक्टरेट है, वो उसको चलाती है।
मोदी जी को तो शायद वो समझ भी नहीं है जो चल रहा है इस देश में। उनको तो ये समझ भी नहीं आ पाएगी वो क्या रहा है इस मुल्क में। वो पीछे जो डायरेक्टरेट चला रही है वो है काम की चीज। वो चुनाव नहीं लड़ते, वो प्लान करते हैं। उसमें इतने डिवोटी लोग हैं कि बिना शादी के भी रहेंगे। उसमें ऐसे लोग हैं वो घूमते ही रहेंगे, साल भर के साल भर काम करेंगे। क्या अखिलेश को इस देश के इंटेलेक्चुअल से डर लगता है? जयंत को भी इस देश के इंटेलेक्चुअल से डर लगता है। आप 2-3 जिलों में घूमते रहे भाई। ऐसा है यदि आप कुछ करना ही चाहते हैं तो जितने इस समझ के लोग हैं उनके साथ खुले विचारों के साथ क्यों नहीं चर्चा करते? आप सबके साथ बैठिए। एक तरफ आप फरसा भी लेके चलेंगे, परशुराम का मंदिर भी बनवाएंगे और फिर इस देश के किसानों से ये उम्मीद भी करेंगे कि आपको मुख्यमंत्री बना दे, प्रधानमंत्री बना दे। तो आप हमें गुमराह क्यों कर रहे हो भाई? आपके पास देखिए, एनातोली जो रूस का हुआ करता था उसने एक बात कही थी कि यदि आपका विचार बहुत सक्षम है तो चलेगा, रुक नहीं सकता। उसके दुनिया में उदाहरण है, मार्क्स चला, जीसस चला, गुरु नानक चला, कुरान चली, सब चले। ये सक्षम विचार थे। जो भी वो दूसरी चीजें हो सकती हैं कि विचार इधर थे या उधर थे, मुद्दा ये नहीं है, लेकिन विचार थे और विचार चले। मार्क्स भारत में नहीं आया लेकिन सर फोड़ देंगे लोग आपका। ऐसे ही आप आरएसएस को कहें विचार है, चला, गलत हो सकता है, सही हो सकता है, मुद्दा ये नहीं है। उन्होंने चला के और दिखा दिया कि सत्ता ले भी सकते हैं। मैं कहता हूं झूठ बोल के ले लिया तो सही ना, कुछ तो है ना उनके पास। लेकिन अखिलेश के पास वो कौन सी टीम है इंटेलेक्चुअल्स की जो आपके समाज में आपका परसेप्शन विकसित करेगा? पार्टी के अध्यक्ष भी आप होंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा भी आप होंगे, स्टार प्रचारक भी आप होंगे। ये तमाशा क्यों कर रहे हो भाई? आर्मी में यदि कोई लेफ्टिनेंट जाता है, मैंने कल लिखा भी था, तो वो लेफ्टिनेंट वो सपने देखता है कि जनरल मैं भी बनूंगा और व्यवस्थाएं भी होती हैं। वो उसका लेवल है, वो वहां तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन संभावनाएं तो हर लेफ्टिनेंट के साथ हैं। कभी कोई जनरल डायरेक्ट नहीं बनता, लेफ्टिनेंट ही जनरल बनेगा। अब 100 में से कौन सा बनेगा ये अलग बात है, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए है। इसमें एक बदलाव और है, इस देश में काम असल में लोकतंत्र पे हुआ ही नहीं। वरना मेरे जैसा आदमी सिस्टम हो तो मैं तो बहुत सीधा सीधा एक बता दूं, पहले 10 साल आप राजनीति में आते हैं, पहले 10 साल जिले में रहिए, अगले 10 साल स्टेट में रहिए, अगले 21वें साल में केंद्र में आ जाइए। एक्सेप्शन हो सकते हैं, कई बार नेपोलियन बोनापार्ट पैदा हो सकता है, वो एक्सेप्शन को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन राहुल सीधा एमपी बनेगा साहब, प्रियंका गांधी स्टेट की अध्यक्ष बनेगी। तुम्हारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्या? और उसी की वजह से तुम बर्बाद भी हो चुके हो। लोकतंत्र इस देश में नहीं है जी। आप आरएसएस में देखेंगे मैं उनका एक वो देख रहा था सीधे, वो कहां से शुरू करते हैं प्रचारक, ब्लॉक से, गांव से, करते 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 ऊपर आते हैं। देखिए बीजेपी पूरे मुल्क की सत्ता उनके पास आ गई, लेकिन उनका जो बाहर आदमी बैठा है वो उनसे ज्यादा पावरफुल है। ये कमाल है अपने आप में। तो किसी भी मुल्क में परसेप्शन इंटेलेक्चुअल बनाते हैं। ओबीसी के पास जितने भी नेता हैं, एससी के पास जितने भी नेता हैं, वो अपने तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स को नहीं सुनते, वो उनकी बात नहीं मानते, वो उनको तवज्जो भी नहीं देते। और एक उदाहरण और देखें, किसी मेंबर पार्लियामेंट में कोई आदमी जीते, मैं कहता हूं अनपढ़ ही है वो आदमी, वो किसी एक जिले के बराबर होगा। उस जिले में एक जिला कोर्ट होगा, उस जिला कोर्ट में लगभग 1000, 1500, 2000 तो वकील होंगे, उनको नहीं मानता वो। 1-2 यूनिवर्सिटी होंगी, 500-700 प्रोफेसर भी उस शहर में रहते होंगे, वो अनपढ़ टट्टू उसको भी नहीं मानता, 500-700 प्रोफेसरों को। कुछ वहां राइटर, साहित्यकार, बुद्धिजीवी भी रहते होंगे, रिटायर्ड आदमी, उनको भी नहीं मानता। वो जीतने के बाद समझता है कि उससे बड़ा विद्वान भारत में पैदा ही नहीं हुआ। ये एक समस्या है। जबकि हम चाहे मेंबर पार्लियामेंट जीते, चाहे एक प्रोफेसर काम करता हो, चाहे एक वकील काम करे, मैं कोई क्लर्क काम करे। आज मैं एक न्यूज देख रहा था, कश्मीर की एक लड़की है, उसने 9 साल की कुछ मेहनत से एक जो प्लास्टिक, पूरी दुनिया की एक समस्या है, उस प्लास्टिक को किसी वनस्पति से मिला के उसको राख बनाने का, यानी उसको डिस्पोजल कर दिया। ये दुनिया का एक बड़ा आश्चर्य है। मैं खुद केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं और ये पूरे दुनिया के सामने समस्या थी। उसको अभी राष्ट्रपति जी ने पदक दिया है। अब उसने वो काम कर दिया, तो भाई उसे अप्रिशिएट करो। ऐसे ही लोग, जब हम देश के लिए काम कर रहे हैं तो देश की सारी सुविधाएं, सारी समझ, सारा ज्ञान हमारे मेंबर पार्लियामेंट को भी जाना चाहिए, हमारे मुख्यमंत्री को भी जाना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो समझते हैं तुम ही जानते हो जो कुछ है।
जी आम समाज की जरूरतें क्या हैं, उस पे कहीं किसी का तवज्जो नहीं है। अब इसमें दो चीज मैं और जोड़ता हूं। देखिए, सारा गड़बड़ घोटाला कहां हो, नियोगी जी की बात का समर्थन करते हुए संविधान जो बनाया गया वो अपने लाभ के लिए बनाया गया। अपने लाभ पे संविधान बना, 75 साल में वो लाभ उनको मिल चुका है। होना क्या था, यह मुल्क अभी उसके उस बात पे नियोगी जी अभी डिफर करते होंगे, लेकिन जब हम बैठेंगे तो शायद वो कन्विंस हो जाएंगे। यह मुल्क कौमों का मुल्क है, जातियों का नहीं। ये पॉइंट डॉक्टर अंबेडकर को भी समझ में नहीं आया, और जितने इस मुल्क में प्रोफेसर और ये समाजशास्त्री यूनिवर्सिटीज में है, इन विचारों को भी नहीं आया। मैंने इस पे थोड़ा सा पढ़ा, मैं बता देता हूं। देखिए, जाति जो कहेंगे वो प्रोफेशन है, कायदे में अंग्रेजी में शब्द बोलेंगे तो प्रोफेशन है। नाई का काम है, तेली का काम, माली का काम, ये प्रोफेशन है। वो जिस इलाके से आया है, जो वहां बड़ी कम्युनिटी है, वो उसी से विस्थापित हुआ होगा, एलियन नहीं है। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि डीएनए जैसी सुविधाएं इस देश में विकसित करके ये इसका पता लगाएं, तो यदि जाट के इलाके में कोई नाई है, जरूर वो जाट ही रहा होगा, कोई और नहीं हो सकता। एलियन नहीं है, कहीं और से नहीं आया, हमारे ही बीच का कोई आदमी है, उसको हमने जाति बना दिया। 1947 में हमारे पास 1500 जातियां थी, अभी 6800-7000 की जातियां ओबीसी में आ गई हैं। यदि सारों को जोड़ ले 10,000 हो जाएंगी। इसके माने ये कि भारत सरकार के पास जातियां बनाने की इंडस्ट्री है। एक साजिश पीछे से और चल रही है जो जातियां बना रहे हैं। अब इसको समेट कैसे सकते थे, किसी भी इस देश के पॉलिटिशियन की खोपड़ी में ये बात अभी तक नहीं आई कि इसको समेटा भी जा सकता। मैं उसका फॉर्मूला बता देता हूं। हम सारी जातियों की गिनती करें, जैसे मैंने अपने ऊपर हमारी कम्युनिटी का हमने ब्यौरा लिया, गुजरों में से 20 जातियां निकली हैं करीब। उन 20 जातियों को सरकार नहीं समेटेगी, आप उनको समेटिए, अपने साथ जोड़िए। जैसे मैं उदाहरण बता दूं, बकरवाल, कश्मीर में एक बकरवाल है, उसको अभी अगली ये सरकार है उसको अलग कर देगी कागज में, वो हमारा हिस्सा है। इसी तरह 3-4 और हिस्से हैं। जो राजस्थान में जो आरक्षण का इशू था, उसमें 2-3 बिरादरी और हैं, वो गुजरों का ही पार्ट है, लोग उसको अलग समझते थे। ऐसे ही यादवों में 10-15 तरह की बिरादरी है, जाटों में 10-15 तरह की बिरादरी है, गुजरों में 10-15 तरह की बिरादरी है। आप सबकी काउंटिंग करिए और सारे समाज को ये कहिए, अब भाई आप अपने अपने थोड़ा सा कंसोलिडेट कर लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि हम सब आपस में कंसोलिडेट कर जाएं तो 36-35 से ज्यादा कौम इस मुल्क में नहीं जी। 35-36 मुल्क है। अब उसका आगे का बताता हूं। 35-36 मुल्क की आप काउंटिंग करिए और उनको आबादी के आधार पे सबसे पहले संसद में उनकी सीट फिक्स कर दीजिए। उदाहरण के तौर पे जाट 3% निकल के आया और संसद में 500 सीट है, तो 15 सीट जाट की रिजर्व कर दीजिए। फिर ईवीएम का आपको लफड़ा ही नहीं रहेगा। आप ये कहिए भाई, आप जाट, आपके पास 15 सीट हैं, अब आप 15 लीडर लाइए अपने चुन के। लीडर चुनेगी अपनी कौम। बीजेपी और कांग्रेस यदि लीडर चुनेगी तो वो चुनेगी जिनकी जबान ना खुले कभी। वो लीडर नहीं चुन सकती, वो कांग्रेस के नेता चुनेगी, बीजेपी के नेता चुनेगी, या वो लोकदल के नेता चुनेगी, या वो दूसरे के नेता चुनेगी, लेकिन वो कौम के नेता नहीं चुन सकती। इससे भी आगे और बोलता हूं कि यदि आप कौम के नेता चुने, इसमें मतभेद कैसा, देश तो नहीं बट रहा इसमें, ये एक अच्छी बात है। अभी भी इस देश की संसद में ऐसी कौम इस मुल्क में है जिन्होंने आज तक संसद के दरवाजे नहीं देखे। क्या उनको आजादी नहीं चाहिए? उनकी बात कौन करेगा? मैंने एक चोपड़ा की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, राजस्थान में जो गुजरों का इशू था, उस पर उसी दिन से मुझे समझ में आ गया 25 बिरादरियां राजस्थान में ऐसी हैं जो गुजरों से भी ज्यादा बदतर हैं। उनके पास ना लठ की ताकत है, ना उनके पास पैसे की ताकत है, ना उनके पास एजुकेशन है। उनके लिए आंदोलन कौन करेगा? उनकी हिस्सेदारी की बात कौन करेगा? उनके लिए कौन आवाज उठाएगा? यानी कमजोर मर जाए इस मुल्क में? भाई कोई तकड़ा आदमी है तो धरने में बैठ गया, उसके पास लठ है तो वो बैठ गया। कमजोर आदमी का क्या होगा? कमजोर आदमी तभी कंट्रोल में आएगा उसकी चीजें, जब आप सारे लोगों को उसकी आबादी के आधार पे उसकी सीट फिक्स कर दें। और ये सीट चुनने का काम वही कौम करे जिस कौम से वो बिलोंग करता है। दूसरा सवाल, डेमोग्राफी के मामले पे आप जगह बदल सकते हैं, सबको बदलनी है, बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक नियम बना दे, 30 साल के बाद ही आपका वोटिंग राइट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। अब इसमें एक चालाकी और देखिएगा, उत्तराखंड में आप जाएं तो शायद वो 25-30 साल का है, 25-30 साल में आपका डोमिसाइल बनता है। यूपी में ये बात आज तक अखिलेश को, मुलायम सिंह को, माया को, किसी को समझ में नहीं आई।
यूपी में 3 साल में डोमिसाइल बनता है। पूरे उत्तराखंड की आबादी लगभग 95 करोड़ है, लेकिन मौके पे वो 60 लाख से कम है। 60 लाख पे आप एक स्टेट देते हैं, उसके पास एक रुपया नहीं है, 3000 करोड़ के पैकेज पे दिल्ली से वो उधार पे उस पे चलता है, मददगारी पे, फिर भी आप राज बनाते हैं। 30,000 पे आप एमएलए बनाते हैं, बहुत थोड़ी वोट पे फिर आप एमपी बनाते हैं, और फिर आप डोमिसाइल उनका 25-30 साल में बनाते हैं। यूपी ने ऐसी क्या खता कर दी, हमारे यहां आप सारे दुनिया को ही बसा दोगे भाई। ये एक समस्या है। अब अगला सवाल आता है कि यदि आपने स्टेट छोटे बनाए होते 2-2 करोड़ के, तो 2-4 मुख्यमंत्री पागल आगे होते तो ज्यादा समस्या खड़ी नहीं होती। जी जी, चलिए, 2-4 मुख्यमंत्री पागल भी आ जाते तो कोई बड़ी समस्या नहीं खड़ी होती। जो आपका सवाल पहला था, उसका मैं इनडायरेक्टली जवाब दे रहा हूं। तो ये 2 करोड़ के स्टेट बनने चाहिए, ये मुहिम हमें इस पूरे मुल्क में उठानी चाहिए, और इसमें 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आएगा। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अब चूंकि संदर्भ है, अभी ये चुनाव हुए हैं, और उस चुनाव के पीछे के तमाम जो कारण है उस पर तो बेहतरीन चर्चा हुई है, और उम्मीद करते हैं गंभीर विषय है हिम्मत जी। वही मैं कहने जा रहा था कि इस पे मुझे लगता है कि जितने सवाल आए हैं उस पे मुझे लगता है कि अलग अलग चर्चाएं करें तो बेहतर होगा। मैं कुछ एक दो बातें रखना चाहता। हमारे देश में जो दरअसल जनता को धमकी देना या जो है बदला लेना, या मान लीजिए हद माने बहुत सारे जन विरोधी कार्रवाई करने के बावजूद भी वो कैसे चुन करके आ जाता है, ये एक सोचने समझने की जरूरत है कि दरअसल आप आज देखिए पूरे कैसे ये कैसे हो गया, ये संभव कैसे है। फर्ज कीजिए कि जो एम्प्लॉय जो है मान लीजिए आंदोलन में है, स्टूडेंट आंदोलन में है, किसान आंदोलन में है, महिला आंदोलन में है, डॉक्टर्स आंदोलन में है, इंटेलेक्चुअल्स आंदोलन में है, एडवोकेट आंदोलन में है, राइटर्स आंदोलन में है। बावजूद इसके जो है कौन से मतलब ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जो आंदोलन में नहीं है, इसके विरोध में नहीं है। बावजूद इसके मान लीजिए वो जो है जोगी जो है वो चुनाव में आ जाता है। ये इस बात को ये मतलब ये प्रमाणित करता है कि ये चुनाव ऑब्सोलेट हो चुका है। ये चुनाव आपको जो है इस तरह के चुनाव से अब ये देश नहीं चल सकता। बिल्कुल, इसमें देश को जो है करवट लेना ही है, वरना ये देश जो है एक तबाही के ओर जो है मतलब अग्रसर हो। एक बात का जिक्र मैं इसमें सहमत हूँ कि यूपी के बहुत सारे हमारा जो दरअसल लॉजिकल जो है स्टेट बननी चाहिए। मैं ये भी कह रहा हूँ कि तत्काल बननी चाहिए, स्टेट बननी चाहिए, ये तो है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो है प्रोपोर्शनेट एक रिप्रेजेंटेशन के सवाल पर नई बहस चलनी चाहिए। इस तरह के जो है अब्स्ट्रैक्ट जो है कोई सरकार क्यों बनाएगा, आपका क्यों खड़ा होगा। और ये मुद्दा था जैसे वो कह रहे थे ये कौम, ये जो है जनता जो है तय करेंगे प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन में। मान लीजिए गुजर अपने जो है पूरे जो है गुजर कौम जो है वो तय करे, उनके रिप्रेजेंटेशन कौन होगा, पार्टी तय ना करे, जाट जो है वो तय करें। अब राजपूत जितना है वो जो है एक आधा % वो जो है तय करें, तब उनको पता चलेगा कि पार्लियामेंट में उनको संख्या कितना होनी चाहिए। ब्राह्मण मान लीजिए जो है 1.5% है, 2% है पूरे देश में, तो 2% रिप्रेजेंटेशन लेकर का है, वो 80% क्यों है। सवाल इस बात के है। अब ये नहीं है, ये प्रोपोर्शनेट नहीं है, इसलिए धमकी देता है वो हवाई मान लीजिए हेलीकॉप्टर से ये धमकी देता है। वो देख रहे हो मेरे सभा में जो है ये जो बुलडोजर है धमकी देता है। ये केवल वो जो है वो दिखा नहीं रहा है, ये पूरे देश को जो धमकी दे रहा है, दिखा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। मेरा सवाल यही था कि जो बुलडोजर है वो क्या थोड़ी बहुत जो बची खुची डेमोक्रेसी है उसको भी ध्वस्त करने के लिए है, या वो जो उनके लिए खतरा है, जो भी समाज का हिस्सा उस नहीं वो तो बुलडोजर यही दिखा रहा है कि हमने ऑलरेडी जो है वो मतलब ये डेमोलिश कर ही दिया है, और ये डेमोलिश करने का वो उजार ये डेमोल ये है, पूरे लोकतंत्र जितना भी जो है मामला था वो सब हमने खत्म कर चुका है, ये हमारा सिंबल है। अब जो आएगा उसको भी ये बुलडोजर के नीचे कर दिया जाएगा, यही वो मैसेज देना चाह रहा है। जी, एक अर्ज करता हूँ
जी जी, क्यों ना देखिए बीजेपी का सिंबल जो है अब बुलडोजर हो जाए। नहीं, देखिए इसमें हो क्या रहा, ये सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है। मान लिया अखिलेश भी आ गया होता थोड़ी देर के लिए, तो भर्तियां सेंट्रलाइज होंगी पूरी स्टेट की। जब भर्ती सेंट्रलाइज होगी तो फिर वहां जो लोग बैठे हैं उस पर अखिलेश की औकात नहीं है। भर्तियां जब सेंट्रलाइज होंगी तो फिर जो है एक कम्युनिटी 60% से 80% अपने आप ही आएगी। वो 47 से आज तक आ रही है। उसको रोकने का तरीका क्या है? अमेरिकन पैटर्न को आप देखिए। आप जिले की भर्ती जिले में करिए, शामली में वहां जाटी बेमानी नहीं होने देगा। मान लिया लौनी में हो जाए तो वो गुजर बेमान नहीं होने देगा। आप जिले की भर्ती जिले में शुरू करवाइए। अगला सवाल आता है जो आपका मेयर और जिला परिषद है, मेयर और जिला परिषद के अंदर में जिला कोर्ट को लेके आइए, कॉलेजियम खत्म हो जाएगा उसी दिन। कॉलेजियम की क्या औकात है? यदि मेयर और जिला परिषद के चेयरमैन के अंडर में जिला जज बनने लगे, एसएसपी उसके अंडर में आ जाए और लॉ एंड ऑर्डर उसके अंडर में आ जाए, तब आएगा लोकतंत्र। ये लोकतंत्र नहीं है, ये नाली खरीद जाके, और कमीशन एजेंट है सारे जिला परिषद के चेयरमैन और दूसरे जो हैं, इनके पास कुछ है ही नहीं बेचारों के, उनको पता ही नहीं अब तो पावर नहीं है, कोई पावर उन पर नहीं होती कहीं, केवल बजट है, बजट का हिस्सेदारी इधर से उधर होती रहती है। और अगला सवाल आता है, इस सारे लोकतंत्र का बेड़ा गर्क किसने किया? कांग्रेस में एक वो आया था ग्लोरीफाइड ड्राइवर राजीव गांधी, वो बर्बाद करके गया। इस पे बहस हो सकती है किसी वोटर की उम्र कितनी होना चाहिए। 25 साल का कम से कम आदमी एमएलए का चुनाव लड़ता है। मैं तो एक बात और बोलता हूं यहाँ पे कि इसको 25 से 30 करना चाहिए। केवल राजकुमारों को 25 साल में मौका मिलता है। आप सर्वे करवा लीजिए, 2% से ज्यादा मुझे नहीं लगता भारत में आज तक किसी को एमएलए का टिकट 25 साल की उम्र में मिला हो। उसको 30 करना चाहिए, नंबर 1। और वोटर की उम्र 25 करना चाहिए। जैसी वोटर की उम्र 25 होगी तो 1/3 के करीब जो भी औसत निकल के आएगा, उतनी वोट कम हो जाएंगी। जो इस समस्या खड़ी हो गई है, बड़ा देश है, बड़ी आबादी है, बड़ी वोट है, और वो उसमें भी 18 साल का बना दिया, 18 में 16 साल की भी बनती है। और उसके बाद फिर वो इतनी ज्यादा वोट हो रही है कि इस बार जो सुनने में आ रही है सूचनाएं, करीब 10 से 15% वोट मुस्लिम्स की आउट है। मैं एक बार एक मीटिंग में गया था, दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें किसी अधिकारी ने ये कहा था, इलेक्शन कमीशन का कोई बड़ा अफसर आया था, साहब 10% वोट तो प्लस माइनस हो सकती हैं, कुछ कंप्यूटर में कोई मिस्टेक है या क्या कुछ है, तो 10% वोट तो आप वैसे ही गड़बड़ कर देते हैं। तो ये जो समस्या, जो वोट, ये भी एक फैक्टर है। इन सब पे ध्यान देंगे तो ये लोकतंत्र कायदे में है नहीं, ये एक तमाशा है। और इस तमाशे में देखिए, गरीब के आंसू आज तक पूछे नहीं। अभी भी जैसे अखिलेश की सरकार आ जाए और ये आ जाए, इसमें कहीं कुछ फर्क नहीं आने वाला। रईस आदमी की गाड़ियां ऐसे ही चलेंगी, उसके ठेकेदारी ऐसी चलेगी, उसके कारोबार ऐसे ही चलेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 40 वाइस चांसलर ब्राह्मण आज भी लगेंगे, और परसों भी लगे थे, उससे पहले भी लगे थे, मुलायम के टाइम में भी लगे थे। मुलायम के टाइम में सारे अफसर वही बनते थे जो आज बनेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जो नफरत का माहौल है और जो बुलडोजर का तमाशा है, वो भी कहीं चलता था। उसमें भी बहुत सारे खेल होते हैं, इतने खेल हैं कि यहां मैं ओपनली बता नहीं सकता। वहां भी खेल वही होता था, वहां भी बुद्धिजीवी वही होते थे, आज भी बुद्धिजीवी वही होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मायावती की सरकार में आप देख लें, कुछ कम्युनिटीज के बल्ले बल्ले थी, और दलित के साथ क्या क्या आपने दिया उसको। बिहार है जैसे, मैं तो लालू पे भी सवाल उठाता हूं, 28,000 एकड़ एक मंदिर के पास है, और वहां गरीब आदमी बिना जमीन के, बिना खाने के सो जाए। चलो बांटिए सारी जमीन एसटी को, क्या दिक्कत है उसमें बांटने में आपको? 28,000 एकड़ में एक एकड़ देंगे, 28,000 घर पनपेंगे उसमें। क्या कर रहा था लालू यादव? क्यों नहीं बदलते आप ये पॉलिसियां सारी की सारी? मंदिरों में क्यों है अथा संपत्ति? एक महिला, नाम उसका बोल रहा हूँ, बीजेपी की प्रवक्ता भी रहती है कभी कभी, उसमें वो साध्वी है कोई, उसके पास किसी ने मुझे बताया 10,000 एकड़ जमीन है। हल उसको आता नहीं, ट्रैक्टर उसको आता नहीं। भाई ये तमाशा क्यों कर रहे हो? इन गरीबों में ये जो जमीन संपदा हमारी है, जो भूमिहीन इस देश में है, मैं कहता हूँ ब्राह्मण को भी दे ना, यदि भूमि है तो क्या दिक्कत है? नफरत के बाद बाजार बंद करो, सबको समान मानो ना, सबको। सिवा नफरत की राजनीति में अब देखिए, दलित का एपिसोड चैप्टर बंद हो गया इस चुनाव में। अच्छा, एक सोचने की बात है, मायावती का घर 100 बीघे में बनता है नोएडा में, जाके देखो बादलपुर गांव में, कोई जाके देख ले, खुला चैलेंज है हमारा। दलित नेता, तो ये मजाक क्यों उड़ा रहे हो आप सारे सिस्टम की? इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि किसी मिनिस्टर का घर कितना बड़ा होगा। यानी गरीब का घर आप 35 मीटर में बनाते हो। एक गरीब को घर, इंजीनियर्स को उल्टा लटकाना चाहिए अथॉरिटी में। किसी गरीब को 50 गज 100 गज का तो घर दे दो, वो 35 गज का देंगे उसको। भाई उसके बच्चे होंगे, शादी होगी, परिवार होगा, कहां जाएगा? और एक महिला मुख्यमंत्री 100 बीघा में बनाएगी,
100 बीघा में 100 में 1000 की गुना करो, 100,000 गज। और उसमें जब इनकी मीटिंग होती थी पहले, जो सर्वदलीय सभा ये होती है, तो एक मिनिस्टर इस भारत में ऐसा नहीं है, एक नेता ऐसा नहीं है कि मैडम खड़ी हो, भाग यहां से, तू तो भ्रष्ट है। और मैं उसी को नहीं कहता, जो भी कोई है, ये सब तमाशा क्या है। तो लोकतंत्र देखिए, रईस का, ताकतवर का ना आज की सरकार में कोई फर्क पड़ेगा, ना कल की सरकार में पड़ता, अखिलेश आता ना जब पड़ता, कल कोई और सरकार आएगी ना जब पड़ेगा। मारा गया गरीब, और गरीब वोट डाल के भी मारा गया और बिना वोट के भी मारा गया। उसका तो बुलडोजर चले ही चले बेचारे का। ये है बात जी। बात इतनी सी है कि गरीब के दरवाजे तक सुविधाएं कैसे पहुंचे। लेकिन जो ताकतवर है, जो जब आप, जी जी जी, मैं समझ रहा हूँ। और दिक्कत यही है कि गरीब के घर तक मतलब कहते हैं कि वो सुख सुविधाएं ना पहुंचे, इसीलिए बहुत सारी पार्टियां काम करती हैं। जी 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 और जी और वो उनको उन सबको मालूम है कि कौन चोरी कर रहा है, कौन डकैती कर रहा है, कौन लूट रहा है। और योगी जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। कसाना साहब ने जो एक कहिए कि सैद्धांतिक प्रश्न खड़ा कर दिया है, और मुझे लगता है कि यही जो सवाल है जिस पे हम लोगों को आने वाले समय में, चाहे जो भी पार्टी हो, और खास करके शोषितों वंचितों की जो भी पार्टियां हैं या उनकी आवाज उठाने वाली, या समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की फिलॉसफी पे चलने वाली जो भी पार्टियां हैं, वो उनको अब इस दिशा में तो सोचना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल और इस चुनाव में उभर के आ रहा है, जैसे कि मायावती ने साफ साफ कहा कि जहां जहां समाजवादी पार्टी जीतने वाली थी या जीत सकती थी, वहां हमारे लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, इसलिए कि वो गुंडे हैं, बदमाश हैं, या आतंकवादी तक कह डाला। ये जो एक भयंकर किस्म का नफरत उन शोषितों वंचितों में के ही दायरे के अंदर को, ये जो खाई है, इसको कैसे पाना सकता है? या कोई अलग से कोई आप? मुझे लगता है कि असल में कुल मिलाकर के अभी पूरे दलित मूवमेंट को जो है फिर से जो है एक समझना, मतलब जी इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। एक इंट्रोस्पेक्शन के जो है एक स्थिति में पूरे एंटायर देश, माने देश के दलित, आदिवासी और जो है बैकवर्ड मूवमेंट्स के मतलब सामने ये सवाल आ गया है कि वो सर्वाइव कैसे करे, उनके भविष्य क्या हो। तो ये उनके सामने आ गया है। ये चुनाव केवल ये मामूली मामला नहीं है कि जो है कोई एक आदमी, एक दल या एक व्यक्ति जीत गया, वो मामला नहीं है। मामला इस बात के है, इस देश में करीब करीब 90% जो लोग हैं, आबादी है, उनके रिप्रेजेंटेशन आप जो है वो 90% जो है जनता के रिप्रेजेंटेशन आप पार्लियामेंट और विधानसभाओं में अब बंद हो गया, उनके दरवाजा उनके लिए बंद हो गया। सवाल इस बात क्या है, अब मामला ये है कि जो रिजर्वेशन के जरिए या चुनाव के जरिए आने वाला जो मामला था अम्बेडकर जी के, वो मामला अब जो है पुराना पड़ चुका, ऑब्सोलेट हो चुका है, उसके जरिए आप आ नहीं सकते। वो चूंकि अब मामला मान लीजिए जो है, आप सोचिए कि कौन दलित आएगा, वो एक ब्राह्मणवादी पार्टी तय करेगा, कांग्रेस तय करेगा। अब उनके दलाल जो है वो जो है बीजेपी से जीत कर आएगा, तो वो क्यों दलितों के लिए काम करेगा, या कांग्रेस से आएगा, या जो है वो जो है आम आदमी पार्टी से आएगा। तो ये मामला ये है कि जो कसाना साहब जो कह रहे थे कि अब जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है वो जनता के हाथ में नहीं रहा, अब उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव पार्टी, मतलब तथाकथित जो है इमेजिनरी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी, कोई भारतीय कोई पार्टी, वो अब जो है मान लीजिए जनता के जो वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव तय करेगा, महिलाओं के रिप्रेजेंटेटिव या दलितों के, गुजरों के, जाट के, ये तय करेगा। अब वो उनके लिए वो जो है ये अदानी अंबानी के हित करने के लिए आया हुआ है, साधने के लिए, उनके इशू को लेकर के आया हुआ है, वो क्यों आपका करेगा। मामला इस बात के है कि अभी जो है बाकायदा जो है पूरे दलित, आदिवासी और जो ओबीसी के मूवमेंट,
ये इसको एक मान लीजिए आत्मालोचना करना पड़ेगा, मान लीजिए बाकायदा इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। और हमारे मतलब इस आंदोलन के जो पुरोधा थे उनके अप्रोच पर भी आप जो है इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। जैसे फर्ज कीजिए कि जो है अम्बेडकर साहब ने जो लाया, अम्बेडकर साहब जो है मान लीजिए कुछ चीजें उनके ये उनके मार्क्सवाद के विरोध में बाकायदा जो है उन्होंने एक लोगों में जो है बहुत माने एक नफरत के जो है बाकायदा एक बीज बो गए कि वामपंथी जैसे एलियन है। तो ये वामपंथी नहीं, वो तो वामपंथी मान लीजिए आप वामपंथी विचारों को प्रति आप जो है घोषणा कर दिए एलियन है, बेगाने हैं। तो आप जो है, लेकिन वो तो जो है दरअसल आप जो है दलितों के लिए बेगाने घोषित कर दिए, जो शोषित है, उत्पीड़ित है, जो अप्रेस्ड है, उनके लिए आपने कर दिया। लेकिन ब्राह्मण और जो है तमाम जो है ब्राह्मण बनिया और राजपूत वो ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बना करके वो आ रहा है, तो उसके लिए तो आपने तो जो है रोका नहीं। आप सोचिए कि जिनके लिए कम्युनिस्ट पार्टी जरूरत था उनके लिए आपने दरवाजा बंद कर गए, और वो जो है दूसरे दरवाजे से आ रहा है, ब्राह्मणिकल शेप में आ रहा है। तो ये चीजें जो है एक मामला ये है। दूसरी मामला उनके जो रहा है कि इस्लाम के प्रति या जो है माइनॉरिटी के प्रति जो है बाकायदा एक अविश्वास के एक विश्वास, मान लीजिए चाहे अम्बेडकर साहब हो और चाहे जो है काशीराम, इनके ये रहा है। ये मामले, इस मामले में भी जो है बाकायदा, क्योंकि अभी भी चुनाव में आ रहा है कि ये जो है मुसलमानों ने सब जो है एसपी को वोट दिया है। तो इस तरह के जो बातें आ रहा है आज भी जो इनके लीडरों के मुंह जो जवान में जो आ रहा है वो इससे साबित होता है कि माने पूरे इस्लाम धर्म के अनुयायियों के प्रति उनके जो है कितना पूर्वाग्रह है, ये साबित हो रहा है। तीसरा जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दलित आंदोलन का और सबसे बड़ा पूर्वाग्रह है ये बैकवर्ड माने ओबीसी जो तबके जो है एक नहीं, केवल जादव तो नहीं है, केवल कुर्मी तो नहीं है, इसमें जो है ज्यादा ये मान लीजिए ओबीसी में तो मान लीजिए कोई माने 200-400 जो है उसमें ये जैसे ये कह रहे थे माने प्रोफेशन के लोग हैं। तो उनको जो है बकायदा उनके प्रति एक पूर्वाग्रह रखने पर पूरे जनता से मान लीजिए यूनिटी नहीं हो पाता, आदिवासी दलित आदिवासी बैकवर्ड में वो यूनिटी नहीं हो पाता। ये एक मामला है। मैं चौथा मामला जो मैं रखना चाह रहा हूं वो ये है कि ओबीसी में ओबीसी को जो है ब्राह्मणाइज करने वाला लोहिया जी थे और ये जो है जयप्रकाश जी थे, और इन्होंने दो चीजें किया। एक जो है उनको ये जो है गांधीवादी समाजवाद के नाम पर जो है या ये समाजवाद के नाम पर जो है रामायण के पाठ करवाना, वो तमाम चीजें जो है ये करवाना, ये सब चीजें ब्राह्मणाइज करने के एकदम पुरजोर कोशिश किया है। और उन्होंने और एक काम किया है, एंटी कांग्रेसिज्म के नाम पर जो बाकायदा आरएसएस बीजेपी से जो है एक नेचुरल रिश्ता भी बना दिया सोशलिस्टों के। और इसीलिए जो है जयप्रकाश और ये लोहिया साहब ने जो है इंदिरा गांधी के विरोध में जो है बोलते बोलते जाकर के जो है इनसे या राजीव गांधी के खिलाफ जो आरएसएस बीजेपी से एकता कायम किया, और वही जाकर के आप जो है पूरे बाकायदा आप विकल्प वो बाकायदा उन तमाम शक्तियों को ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए बाकायदा जो है सत्ता हत्या लिया। तो ये सब चीजों को अब इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि अब सही विकल्प क्या हो। 2-3 चीजें, क्या ये जो चुनाव अभी तक चला है ये इस चुनाव के जरिए वास्तव में भारत में कोई डेमोक्रेसी जो है कायम हो पाया है, एक नंबर। दूसरा बात है वास्तव में जो है जनता के हाथ में क्या ये इस डेमोक्रेसी को निर्माण करने के कोई जो अधिकार है। तीसरी बात है कि जो है यहाँ के मेजोरिटी जनता जो उनके रिप्रेजेंटेटिव उनके जो पसंदीदा जो है रिप्रेजेंटेटिव होता है, और क्या ये किसी भी पार्टी पर ये जो मेजोरिटी जो जनता है मतलब शोषित उत्पीड़ित जनता, क्या उनके कोई भागीदारी उन पार्टियों में है। इन तमाम चीजों पर जो है फिर से चर्चा होनी चाहिए। और बाकायदा चुनाव के जो मामला है, मुझे लगता है कि इस तरह से अमूर्त चुनाव से कोई फायदा नहीं है। ये ब्रिटिश स्टाइल के चुनाव है। ये एलिटों को चुनने के पहले जमींदारों के रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते थे संसद के लिए। ये चुनाव सिस्टम आया जो है ब्रिटिश अपना दलालों को चुनने के लिए कांग्रेस से जो है कुछ रिप्रेजेंटेटिव चुने लेते थे।
फिर बाद में जो है मतलब 1935 में थोड़ा सा एक्सपेंड किया जमींदारों तक, फिर आकर के जो है और जो थोड़ा एक्सपेंड किया। तो ये सिस्टम नहीं चलने वाला है। अभी रियल जो है जनता के जो है जनता के अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए प्रोपोर्शनेट जो है ये जो है आधार जी पर। जी मैं एकदम, आप सही कह रहे हैं। अब इस पे कैसे एक बहस आगे बढ़े और इस पे चीजें जो है आगे जाए। ये चुनाव उस दिशा में आपको जो है एक रखा है। जी जी हाँ ना, वो सवाल जो है वो सामने रखा है, क्योंकि अभी भी मैं जो देख रहा था, इसके बाद भी बहुत सारे वामपंथी पार्टियों के जो रिएक्शन जो सामने आया, वो जैसा वो सेटिस्फाइड है कि भाई देखिए जो है भले ही जीत गया है बीजेपी, लेकिन जो है मैदान में तो जो है किसान मजदूरों का आंदोलन है। मतलब आप ये देखिए, मान लीजिए भले ही जीत मतलब वो तमाम कौन लोग हैं, वो भट्टाचार्य जी और जो है चैटर्जी बनर्जी के वो जो है ये हैं। अब उनके साथ लंदन और अमेरिका तमाम लोगों में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ संपत्ति खड़े किए हुए हैं, और इधर जो है चाहे अदानी अंबानी कर ले, उनसे भी वो रिश्ते कायम कर लेंगे, और बाकी लोगों को कह दिया अभी रहो, जो उससे क्या होता है, वो तो किसान आंदोलन है, मजदूर आंदोलन है। तो इस तरह से जो है बेतुके बातें सब कर रहे हैं। जी जी, मैं एकदम सही कह रहा हूं। आंदोलन अभी भी जिंदा है। जी ये सब कह करके जो तसल्ली देने भर के काम है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत दुखद हालत में जो है पूरे देश पहुंच गया है। एकदम सही कह रहे हैं। और मैं कसाना साहब के पास आ रहा हूँ। कसाना जी, जो बातें नियोगी जी और आप लोग कर रहे हैं, इसको तो एक तो इंटेलेक्चुअली भी थोड़ा हाई लेवल का है, उसको ये लोग सुनेंगे कैसे? पहली बात तो जिनको सुनाना है वो सुनेंगे कैसे? दूसरा कि जनता सुनेगी कैसे? या जनता के बीच में जो एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हिस्सा है, या कहिए कि उसी ने वोट दिया जो 31-32% वोट है अभी समाजवादी गठबंधन को, वो हमसे कहीं ज्यादा आगे है। मतलब जनता को, मतलब नेताओं का रास्ता दिखा रही है। अब ये इन सारी चीजों पे मुझे लगता है कि एक लंबा हम लोग करेंगे, लेकिन अभी आप एक कागज उठा के ले आए हैं शायद। तो मैं एक्चुअली डॉक्टर अम्बेडकर का, ये आप जो नियोगी जी कह रहे थे उसका समर्थन करता हूँ कि हमें जेपी को और लोहिया को और अम्बेडकर को, इनको दोबारा से समझना पड़ेगा। और वक्त बदल गया है, बहुत सारे आगे निकलेंगे। जैसे उसका एक पैराग्राफ मुझे कहीं मिला किसी किताब में लिंग्विस्टिक्स पे, अब उसका व्यू, यदि कोई कहे कि मैं अम्बेडकरवादी हूं, तो ये पैरा यदि वो पढ़ ले तो फिर उस पर सवाल उठेगा कि ये आदमी क्या है, जिसमें वो बोलता हूँ, आप देखिएगा, हो सके आपने जो सुना हो। जी, बंटवारे को लेके किसी ने सवाल पूछा था डॉक्टर अम्बेडकर से, तो उसने वो लिखा है कि आई वॉज ग्लेड दैट इंडिया वॉज सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। आई वॉज द फिलोसफर सो टू से ऑफ पाकिस्तान। I advocated partition because I felt that it was only by partition. But an important point है that Hindus would not only be independent but free. यानी उसे तो हिंदू की बड़ी चिंता थी। जी जी। और देखिएगा, if India and Pakistan had remained united in one state, Hindus through independence would have been at the mercy of the Muslims. A merely independent India would not have been a free India from the point of view of the Hindus. It would have been a government of one country by two nations, and of these two of the Muslims without question would have been the ruling race, notwithstanding Hindu Mahasabha and Janasangh. When the partition took place, I felt that God was willing to lift his curse and let India be one, great and prosperous. But I fear that the curse may fall again, for I find that those who are advocating linguistic state have at heart the ideal of making the regional language their official language. ये कमाल आप देखिएगा कितने किस समझ के लोग रहे होंगे, यानी क्वेश्चन मार्क मैं तो लगाता हूँ। और ऐसे ही जो अपने भारत, वो कह रहे हैं कि एडवोकेटिंग कर रहे थे भारत पाकिस्तान के बंटवारे। जी जी जी। और तमाम लोग कहते हैं कि हिंदुओं को आजाद भी कर रहे थे। हाँ, उनको ये था कि मुसलमान की गुलामी से हिंदू को निकालना है। जी, तो इसका मतलब वो अपने आप को हिंदू समझ रहे थे। और दूसरी बात तो ऐसा है कि वो देखिए जो है अम्बेडकर साहब जो है अपने को हिंदू नहीं समझते, तो जो है वो 56 में जो है ये बुद्ध कैसे बना?
करेक्ट। वो तो जो है हिंदू अपने को समझते थे, इसलिए तो जो कहते थे हम धर्म परिवर्तन करेंगे। वो जो है एक बात बहुत साफ साफ जो है समझ लेना चाहिए कि जो है अंबेडकर साहब जो है उस लेवल के, किस लेवल में उनके अभी जो है एनालिसिस होना बाकी है। जी जी जी। ये जो मतलब अभी जो है सटीक एनालिसिस होना अभी बाकी है। जो कसाना साहब जो कह रहे हैं, मैं केवल वही बातें नहीं कह रहा हूँ। फर्ज कीजिए कि जो है उन्होंने जो कहा है कि जो है कास्ट एनिहिलेशन में, कास्ट एनिहिलेशन वो उनके वो जो पैम्पलेट है, तो वो जो है लाहौर के जो है लोगों के जो है लिए उन्होंने लिखा था और उन्होंने दिया था उनको जो समझाने के लिए, जो वहाँ का आर्य सभा के जो है मीटिंग होने वाला था, जाति तोड़क वो था सम्मेलन, वो था जाति तोड़क ये सम्मेलन होना था। तो अब ये बताइए उसमें मेन मामला क्या था कि जो है अपर कास्ट को समझाने का मामला था। वो समझते थे कि ये जो क्लास प्रेजुडिस है, ये जाति पूर्वाग्रह और जो पेट्रियार्की मतलब जो पुरुषत्व, ये जो सांस्कृतिक मामला है वो यहाँ के मोड ऑफ प्रोडक्शन या जो है आर्थिक का जो है ये मामला नहीं समझ रहे थे। तो वो माने उनके जो ये समझ जो है, इस समझ से आप समझ सकते हैं कि अंबेडकर साहब की कहाँ खड़ा था। तो इसीलिए उन्होंने जो है बाकायदा कास्ट एनिहिलेशन जो है वो समझते थे कि अपर कास्ट मानना छोड़ दे तो कास्ट नहीं रहेगा। क्या ये संभव है कि कास्ट जो है वो मानना बंद कर देगा तो पुरोहित जो है पुरोहित होना बंद हो जाएगा, और जो ये सफाई कर्मचारी जो है सफाई कर्मचारी या ना सोचे तो सफाई कर्मचारी अपना आजाद हो जाएगा अपना गुलामी से। तो ये जो है उनके समाज पर जो है फिर से एनालिसिस करने की जरूरत है। और ये इसी आधार पर जो है कुछ अपॉर्चुनिस्ट लोगों ने बाकायदा जो है इन तमाम चीजों को जो हवा दिया है कि इन तमाम चीजों के लिए। तो ये मुझे लगता है कि फिर से जो है एक समझने की जरूरत है। ये जरूर है उनके एक भूमिका रहा है, एंटी ब्राह्मणिकल एक भूमिका रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके तमाम भूमिका पर जो है इनके कॉन्ट्रास्ट में फूले जी या पेरियार साहब या जोगेंद्रनाथ मंडल, लालाई राम यादव, ये तमाम संदर्भ में या जो है मास्टर जगदीश, इनके संदर्भों में उनको फिर से एनालिसिस करनी चाहिए। ये करना होगा वरना नहीं होगा, क्योंकि ये मामला ये इस वजह से बहुत सारे लोगों के बहुत नुकसान हुआ है। अब आप लोग जो है कुछ लोग जो है इस मामले में अब इस हद तक पागलपन में आ गया है, अम्बेडकर नामा जो है अब चालू किया है। कुछ लोगों ने अम्बेडकर नामा चालू किया है, कुछ ना कुछ ऐसे। अब वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप क्या कर लोगे? अभी उनके पास तो इतना तो होना चाहिए कि जो है उन्होंने थॉट्स ऑन पाकिस्तान में क्या कहा है, या इस्लाम के प्रति उनके क्या ये कहना था, क्या ये मार्क्सवाद के बारे में क्या कहना था, ये मार्क्स और बुद्धों के जो है कंपैरिजन में उनके क्या कहना था। क्या ये सामान्य आदमी पढ़ भी ले तो उनको क्या लगेगा? फिर साथ में ये भी है कि जिस संविधान में जो है पूरे ब्रिटिश काल के जो तमाम उनके दालालों के जो पूंजी या जमीन इकट्ठा कर रखा था, उनके जो है उनको प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 19 बना गए, तो उनको वो विरोध नहीं आया। ये तमाम जो है समझना चाहिए। जी नियोगी जी, मैं कह रहा हूँ कि चूंकि संदर्भ है हमारा उत्तर प्रदेश और अंबेडकर को लेके मुझे लगता है कि 1-2 एपिसोड हमको करना पड़ेगा। इसलिए नहीं करेंगे कि हम अंबेडकर विरोधी हैं या फलाने विरोधी हैं, हमें नया रास्ता दिखाना है और हमें खोजना है। मैं साफ साफ कहना चाह रहा हूँ, खोजना है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये सब पर्सनैलिटीज को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, चाहे ये जयप्रकाश जी हो, चाहे जो अम्बेडकर जी हो या लोहिया जी हो, लेकिन इनके लिमिटेशन और इनके तमाम जो है मिस्टेक के चलते आज देश जो है गड्ढे में पहुंच गया है। जी जी जी। लोहिया जी गलती नहीं करते तो जो है क्या ये बीजेपी इतना बड़ा ताकतवर होता? जी जी। तो समाजवादी लोग आज भी जो है आग बंद किए हुए हैं, इनको आज भी समझ में ये शर्म नहीं आती है समाजवाद के नाम पर जाकर के बीजेपी में हवन करा रहे हैं। जी कसाना साहब आप कुछ बोल रहे थे। एक लाइन बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इस सारे में, आप ही की बात का समर्थन करते हुए। द कास्ट इज ए नेशन
but the rule of one caste over another may not be admitted to be the same as the rule of one nation over another. ये उसी तरह का है जैसे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पे सत्ता चलाता है, ऐसे ही यदि किसी कौम को आप संसद में नहीं जाने देंगे, उसको प्रतिनिधित्व नहीं लेने देंगे, तो यही होगा। और भारत में देखिए लोकतंत्र भी नहीं है, ये हमारी सरकार भी नहीं है, ये रूलिंग सिस्टम है। ये कुछ कौमों पे रूल कर रही हैं, ये जितनी जल्दी हम समझ जाए उतना ठीक है, इससे अलग और कुछ भी नहीं है। यदि वो रूल ना कर रही होती तो एक दूसरे के दुख दर्द को समझते। बीजेपी भी तो हमारी सरकार है, बीजेपी भी तो हमारे भारत की सरकार है, आरएसपी भी तो भारत का ही संगठन है, लेकिन हम कुछ समाजों को, वो भी हमारा ही है ना, फिर उसे इस देश की कुछ जातियों की चिंता क्यों नहीं है? 40 यूनिवर्सिटी देश में केंद्रीय हैं, 40 के 40 ब्राह्मण ही क्यों वाइस चांसलर होंगे? क्या आरएसएस को औरों की चिंता नहीं है? यदि आरएसएस को औरों की चिंता नहीं है तो हमें आरएसएस की चिंता क्यों हो? यदि बीजेपी को हमारी चिंता नहीं तो हम बीजेपी की चिंता क्यों करें? यदि समाजवादी को हमारी चिंता नहीं है तो हम समाजवादी की चिंता क्यों करें? सवाल ये है। साहब ने राइट सवाल ये किया है, क्योंकि उनके चिंता ही नहीं है, वो एलियन फोर्स है, वो यूनिवर्सिटी को कब्जा कर लिया है। एक ही अभी आया हुआ था, एक गली के 5 जज है, और गली नहीं है क्या? अच्छा, एक गली से 5 जो है, मान लीजिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज आया हुआ है, तो ये सब जो है इनके कब्जे में आ गया है। एक और पूरी दुनिया में, जैसे आप जर्मनी को देखें, जर्मनी आज कहाँ है, या दूसरे और नॉर्वे, दूसरे मुल्क, एक फर्क आप देखेंगे कि उन सब में जो वहां के इंटेलेक्चुअल्स का एक समझ विकसित हुई और वो परसेप्शन समाज ने स्वीकार किया, उसकी वजह से वो धर्म के बाहर चले गए। धर्म के मतलब जो झूठ पंथी है उससे वो बाहर हैं। भारत में रियल इंटेलेक्चुअल हम लोगों ने दिए नहीं। हिंदू धर्म में जितने लोग आए हैं, यदि उनको ठीक से पढ़ लें तो सब समझ में आ जाएगा खेल क्या है। कुल मिला के बात ये निकलती है कि भारत में रियल इंटेलेक्चुअल नहीं है। यदि रियल इंटेलेक्चुअल रहे होते तो वो परसेप्शन समाज पे आया होता। समाज बिल्कुल रॉ मटेरियल है, इसको बनाना पड़ेगा। समाज के पास कोई समझ नहीं है। अभी मैं एक देख रहा था, किसी जाट ने लिखा कि हरियाणा पे हमें कब्जा करना है, पंजाब पे कब्जा कर लिया है और यूपी पे कब्जा हो गया है। अब एक मान कहना नहीं चाहिए, वो बेचारा एमपी भी है, मेंबर पार्लियामेंट है, उस मूर्खापति ने ये कहा कि हमें शपथ वहां लेंगे जहां भगत सिंह पैदा हुआ। उस बेचारे मूर्ख को यह भी नहीं पता है कि भगत सिंह तो पाकिस्तान में पैदा हुआ, भगत सिंह तो हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। शपथ पाकिस्तान में लोगे तो कैसे लोगे भाई? वो तो दूसरी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। एक बात। दूसरा सवाल वो ये भी भूल गए, एक नियोगी जी ने एक बात कही कि जो किसान आंदोलन है और किसान नेताओं पे भी हमें पुनर्विचार करना पड़ेगा। तो यहाँ भी बहुत सारे सवाल अभी उठेंगे। जैसे एक सवाल, पूरे आंदोलन को उठाया पंजाब ने, और पंजाब ने ही, देखिए जो सिक्खी था उससे ये उम्मीद थी कि वो एक धर्म से भी बाहर एक व्यवस्था है, थोड़े लड़ाका भी हैं, थोड़े से ब्रेव भी हैं, बहुत इतिहास भी उनका बड़ा कुर्बानी का है। लेकिन पंजाब ने, पंजाब के दलितों के माध्यम से वहां के सिक्खी के खिलाफ, वहां की व्यवस्था के खिलाफ आरएसएस को पंजाब सौंप दिया गया है और लोग इस बात को समझ नहीं रहे। ये सब, यानी यूपी से भी बुरा हाल हुआ है। यूपी में तो बीजेपी थी, कोई दिक्कत नहीं है। और यूपी में तो एक और कमाल है, योगी जी को जब व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो बहुत सारे आपको फर्क महसूस होंगे, लेकिन असली खेल तो पंजाब में होगा। असली खेल पंजाब में होना है। और उसको कैसे कहेंगे, मैं एनडीटीवी देख रहा था, रवीश अपना शो कर रहा था, यानी कितने घटिया इंटेलेक्चुअल इस मुल्क के हैं। इंटेलेक्चुअल तो उनको कहना ही बहुत गाली है, अपने आप में नहीं कहना चाहिए। उसने ये कहा कि सब पंजाब में जीतने का एक कारण ये भी है कि जो दलित है वो 35% है और दलित को झाड़ू से बहुत लगाव है। दलित को झाड़ू से बहुत लगाव है, इसलिए वो झाड़ू को वोट डालते हैं। यानी दलित के घर में जब पैदा होगा बालक तो वो झाड़ू ही पकड़ेगा। शर्म भी इन इंटेलेक्चुअल्स को नहीं आती। कितने बेशरम, बेहया, बेगैरत लोग हैं, इस अपने ही समाज के, अपनी कौमों के खिलाफ इस तरह की नफरत रख के, हरामखोरों तुम नेशनल टीवी पे बैठते हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती कि तुम अपनी कौमों के खिलाफ क्या बोलते हो। और ये जो अम्बेडकरवादी है नकली, ये उनको पकड़ते नहीं है, वो उनको इंटेलेक्चुअल बोलते हैं। ये एक समस्या है जी। तो मैं कह रहा हूँ कि 1 घंटा 22 मिनट हो गया। ऐसा है कि हिम्मत जी
हाँ जी, हाँ जी। हिम्मत जी, जी, ऐसा है कि कसाना साहब जो कह रहे हैं, दरअसल हमारा ये जो है इंटेलेक्चुअल से मतलब ये है कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, मतलब ऐसा है कि ये इंटेलेक्चुअल के नाम पर ये समझते हैं कि जो लोग यूनिवर्सिटी के बड़े-बड़े डिग्रीधारी या जो आए हुए हैं, कुछ अखबारों में और टीवी में जो लिखते उखते हैं, पढ़ते हैं, वही इंटेलेक्चुअल है। इंटेलेक्चुअल वो नहीं है। इंटेलेक्चुअल के मतलब यह है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल, जो दरअसल कंटेम्पोररी जो समाज के बारे में दरअसल क्रिएटिव और चिंतन रख सके, चिंतन मनन कर सके, उसमें उसके गति देने के बारे में उनके कोई राय हो, या इतिहास के बारे में या हिस्ट्री के बारे में या किसी विषय के बारे में उनके दरअसल एक समझ हो, तो ये वो सब नहीं है। अभी मैं कुछ लोगों को ये सुन रहा था कि एक साहब है, कोई त्रिपाठी है, वो जो काशीराम को ऊपर लिखा है वो ग्लैमराइज किया है। अब ये अरुंधति मैडम है, उनको ये समझ में नहीं आया कि वो जो कास्ट एनिलिएशन है क्या किताब, उन्होंने लिख डाला जो है, मतलब जो कास्ट एनिलिएशन से बड़े जो है वो प्रीफेस लिख डाला। तो ये सब जो है पूरे होती। और मेरे कुछ मित्र हैं, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, वो टीवी में चमकते हैं लगातार, वो दलितों और इलेक्शन पर जो है बाकायदा बोलते रहते हैं और उल जलूल बकते रहते हैं। उल जलूल क्या मतलब, अब वो इंटेलेक्चुअल है, अब उन्हें पैसा भी मिलता है, उनके जो है वो शोहरत है, अब उन्हें थैले भर का अक्कल नहीं है, ब्राह्मणिकल सिस्टम है महाराज, वो इस बात को वो समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो सब उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये चीज भी मेरी, फट भी मेरी। तो ये सब चीजों को अब ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल की जरूरत है। अब ये जो इंटेलेक्चुअल ये सब चीजें अब जो है समझ में आ गया है, ये सब आज के ये जो टुडे सोसाइटी, टुडेज डेवलपमेंट, ये जो है ये प्रूव कर दिया है कि आपको जो है नए ढंग से समझना ये पड़ेगा। और साथ ही जो कसाना साहब कह रहे थे कि कैसे जो होगा, दरअसल जो कुछ लोग पहला तो समझना शुरू करे, बातचीत करना शुरू करे, चर्चा करना शुरू करे, वो तो जो है कम से कम जट डाउन करे, वो तो ये ले आए दस्तावेज के बाद तो ले आए, तो बाद में चिंतन मनन शुरू हो जाएगा, लोग जो है चलना शुरू कर देंगे। तो आज के मामला चाहे वो किसी भी ऐसा करते हैं, सीपी में मेरी तरफ से सब चाय पे इनवाइट हैं, अब एक दिन बैठते हैं, बनाओ प्रोग्राम होली के बाद, ठीक है? नहीं, ये अभी चूंकि अभी चर्चा हो रही है, उस पर हम अलग से बात करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि कल को ये फर्ज करिए कि समाजवादी गठबंधन जीत गया, तो शायद हमारे बहस करने का या बातचीत करने का सब शायद थोड़ा मतलब परसेप्शन बदल जाता है। और ये जरूर है कि हारे तो है, लेकिन पानी पिला दिया है, ऐसा नहीं है, और पानी पिलाया है जनता ने। ये और बात है कि तिकड़म में फंस गई। और मैं तो यही कहूंगा इसके पॉजिटिव नहीं, मैं जो जितना वोट मिला है, देखिए जो अखिलेश और जो है जयंत को जितना वोट मिला है, इनको जो मिला है, वो सब जो है जितना आंदोलन कर रहे थे, जो इनको विरोधी ताकत थे, वो सब इनको वोट डाला है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जो है ये फैसिस्ट जो ताकत है, वो अपना जो है बाकायदा अपर कास्ट को अपना सॉलिडिफाई कर लिया है अपने फेवर में, दूर में परिवर्तित कर चुका है। अब ये टीवी में चमकने वाले जो सूडो इंटेलेक्चुअल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो इस बात को तैयार नहीं है, और वो जो है उपदेश देता है, मतलब चुनाव उनाव के गिनती इशू, कोई जो है वो कहता है रेशन बांट दिया, फलाना बांट दिया। ये ब्राह्मणिकल सिस्टम में जो है बाकायदा जो है अपर कास्ट जो है सॉलिडिफाई हो गया है। आज कल के न्यूज आप देखिए कि जो है प्रोफेसर अब जो लिटरल एंट्री होगा, अब इंडस्ट्री से तमाम जगह से आप प्रोफेसर बनाए जाएंगे। अब जो है ना तो नेट की जरूरत है, ना पीएचडी की जरूरत है। अब कुछ दिन पहले ये हुआ था कि जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नीता अंबानी होंगे, तो इस किस्म के सब खेल शुरू हो गया। अब मिनिस्ट्री में तमाम जो है आईएएस जो है वो अदानी अंबानी के जो है वो नौकर, वो जो है आकर के वहां सेक्रेटरी बन रहा, तो ये सब खेल हो गया, देश और कहीं पहुंच गया है, आप समझ ही नहीं रहे हैं। तो वो आप जो है मामला आपको अभी बाकायदा धैर्य के साथ बैठ करके चिंतन विनन करके आगे के लिए प्लानिंग आपको बनाना है। अभी जो हो गया उसके बारे में आप मातम मानने से कोई फायदा नहीं। चलिए बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का, बहुत ऑर्गेनिक बहस चर्चा, और चर्चा ये भी कि वो तमाम खामियां जहां जिसकी वजह से आज देश इस मुहाने पे पहुंचा है, और इस यहाँ से
दिशा में यदि ले जाया जाए तो शायद बेहतर एक भारत की कल्पना हम जो कर रहे थे या हमारे लोगों ने, हमारे तमाम पुरखों ने की होगी या ना भी की होगी तो हम लोग कर रहे हैं। तो उस दिशा में कैसे बढ़ा जाए, तमाम इस तरह के जो भी चिंतक हैं, राजनीतिक समझ वाले लोग हैं या राजनेता हैं, वो सब लोग समझें। बहस अभी इसमें बहुत सारे निकल के आ गए। उसमें डेमोक्रेसी पे एक अलग से चैप्टर हम करेंगे कि दरअसल ये है कि उसके सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आयाम क्या क्या है। इसके अलावा डॉक्टर अम्बेडकर एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसके नाम से सभी लोग, चाहे उनके विचारों को मानने वाले हों या ना मानने वाले, सब जय जयकारा करते हैं। कोई नाटक कराता है, कोई संगीत कराता है, तो इन सब पे भी हम लोग एक अलग से इस पे बहस करेंगे और आप लोगों को आमंत्रित अभी से कर देते हैं कि तैयारी करके आए। और इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप लोग जुड़े हमसे बेसबक के इस प्रोग्राम में। जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, सब लोग सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बातें, हमारी चर्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।